हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? डियर फ्रेंड्स, सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू बैंक इशू करके दिया है फॉर योर सीएमए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट। तो जिन बच्चों के साथ एग्जाम है दिसंबर 2024 में, उनको ये वाला एमसीक्यू बैंक बहुत ध्यान से करके जाना चाहिए। इस वाले वीडियो में हम आपके साथ एमसीक्यू बैंक के सारे क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यूज का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, और इससे मतलब जुड़ी हुई सारी बातें करेंगे। तो इस वाले एमसीक्यू बैंक में जो कि मैंने चेक किया तो करीबन करीबन 100 के आसपास एमसीक्यूज हैं, और बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि साहब ये तो बड़े इजी इजी एमसीक्यूज दे दिए। ऑल्दो एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं उनका लेवल बहुत अच्छा होता है, बट एमसीक्यू बैंक में मैं खुद मानता हूं कि कुछ एमसीक्यूज बहुत ईजी हैं। बट एनी हाउ डियर, जो इंस्टीट्यूट ने आपको दिया, और हाँ कुछ एमसीक्यूज बहुत अच्छे भी हैं। तो एनी हाउ जो भी इंस्टीट्यूट हमें एमसीक्यूज देता है या जो भी हमें रिसोर्सेस वगैरह देता है, हमें वो जरूर से करके जाना चाहिए। एक और बात ये रही कि जो अमेंडमेंट्स जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम, वो वीडियो हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। उस वीडियो को भी आप जरूर से देखेंगे। इस वाले वीडियो में हम आपके साथ सारे के सारे एमसीक्यू बैंक के एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। सो बिना स्किप किए, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए, मैक्सिमम 1.5 घंटे की वीडियो होगी। बहुत ध्यान से इस वाली वीडियो को देखेंगे, आपका ज्यादा टाइम हम कंज्यूम नहीं करेंगे। बहुत फास्ट फास्ट एनालिसिस के साथ, ताकि बात भी समझ में आ जाए और टाइम भी हमारा ज्यादा ना लगे। इस वाले वीडियो को हम आपके साथ कवर करेंगे। चले तो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे मेरे साथ साथ डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन पेपर 15 जो आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है एमसीक्यू बैंक। सो आपको सारे पेपर्स के लिए एमसीक्यूज करके जाने चाहिए, जो कम से कम सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो भी अपने रिसोर्सेज के थ्रू एमसीक्यूज दिए हैं वो तो आपको जरूर से करके जाने चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एज पर सेक्शन 115 जेबी, याद करें साहब 115 जेबी किससे डील करता है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से। अच्छा, एवरी टैक्स पेयर बीइंग अ कंपनी, और याद करें मैट सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई करता है? कंपनी एसएससी के ऊपर। अच्छा, अदर देन कंपनी एसएससी के ऊपर अगर कुछ अप्लाई करेगा तो वो मैट अप्लाई नहीं करेगा, वो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जिसको हम ईएमटी कहते हैं वो अप्लाई करेगा। is liable to pay MAT if the income tax payable on the total income computed as per the provisions of income tax in respect of any year is less than। ध्यान दीजिए साहब, आपको मैट कब पे करना पड़ता है? यदि जो आप अपने बुक प्रॉफिट से जो आप अपना टैक्स पे कर रहे हैं, बुक प्रॉफिट से जो आपका टैक्स का अगर आपका कैलकुलेशन होता है वो 15% से कम है, तो अगर वो 15% से कम है तो फिर आपको मैट पे करना पड़ता है इक्वल टू 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट। अच्छा, तो हमारा फिर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 15%। मैट शैल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम अकरिंग और अराइजिंग टू अ कंपनी फ्रॉम। ध्यान दीजिएगा, किन कंपनीज के ऊपर मैट अप्लाई नहीं करता। अभी अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको हम अपनी बुक से हम आपको थोड़ा सा इसका रेफरेंस दिखाना चाहते हैं। तो ये हमारी बुक्स हैं जो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी फॉलो की हुई है, तो मेरे साथ साथ देखेंगे इस बुक का सा पेज नंबर 270 में नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट प्रोविजंस। मैट किन किन कंपनीज पे अप्लाई नहीं करता। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन मतलब मैट अप्लाई नहीं करेगा। Shall not apply to any income occurring arising to a company from life insurance business referred in section 115B। और दूसरा a person who has exercised the option of 115 BW और 115B। मतलब ये हुआ कि दो प्रकार की कंपनीज पे मैट अप्लाई नहीं करता। पहला वो कंपनीज जो कि लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में एंगेज्ड हैं, जो कि सेक्शन 115B में रेफर्ड है, और दूसरा वो कंपनीज जो कि ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम को जो ऑप्ट करती हैं वेदर अंडर सेक्शन 115BAA और 115BAB। तो अगर आप ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो आपके ऊपर भी मैट अप्लाई नहीं करता, और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में एंगेज्ड हैं अंडर सेक्शन 115B आपके ऊपर मैट अप्लाई नहीं करता। ठीक बात है, तो फिर हम ऑप्शन देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस तो एक तरह से हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, बट बाकी ऑप्शंस को देख लें। बैंकिंग बिजनेस, बिजनेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल ओवर। अब डियर यहाँ पे बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये जनरली हमें देख के ऐसा लगता है साहब कि बैंकिंग मतलब बिजनेस को और इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस को चूंकि हमारे देश की जो मतलब गवर्नमेंट्स हैं वो प्रमोट करती हैं, तो क्या पता इनके ऊपर भी मैट ना लगे। तो डियर एग्जाम में अगर आप बिना पढ़े या बिना अगर आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए अगर आप एग्जाम देने चले गए तो इस बात की बहुत ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी की जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन टिक कर दें। बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। द करेक्ट ऑप्शन इज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। पहले का ऑप्शन क्या था? अच्छा 15.5 नहीं 15%। अच्छा आगे आते हैं। बुक प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ 115 GB मींस द नेट प्रॉफिट एज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3। आपको पता है साहब, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 का कौन सा मतलब शेड्यूल काम आता है? शेड्यूल 3। अच्छा, ये तो इजी था।
अच्छा, एवरी कंपनी टू होम द प्रोविजंस ऑफ मैट अप्लाई इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ रिपोर्ट फ्रॉम सीए। हाँ, तो सीए से आपको किस फॉर्म में रिपोर्ट लेना पड़ता है, ये हमने आपको हमारी बुक्स में प्रिंट करके नहीं दिया हुआ। अगर आप देखेंगे तो आपको सीए से रिपोर्ट करके फर्निश करनी पड़ती है, बट हमने आपको यहाँ पे रिपोर्ट का फॉर्म हमने आपको बुक में प्रिंट करके नहीं दिया हुआ। बट याद करें, हमने आपको क्लास में फॉर्म दिखाया भी था और ये कहा भी था कि फॉर्म वो कौन सा था, 29B। अच्छा, तो फॉर्म कौन सा है, 29B, जो कि आपको फाइल करना पड़ता है, 29B। आगे आते हैं, व्हाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। मतलब बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए आपको पता है साहब, कुछ चीजों को ऐड करना पड़ता है यदि आपने ऑलरेडी ऐड नहीं किया, और कुछ चीजों को रिड्यूस करना पड़ता है यदि आपने ऑलरेडी रिड्यूस नहीं किया। तो क्या चीजें इसमें से रिड्यूस करनी पड़ती हैं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाँ ये हो सकता है। दूसरा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट डियर, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप अदर देन सिग इंडस्ट्रियल कंपनी हैं तो आप मैट के कैलकुलेशन के लिए रिड्यूस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स विच एवर इज लेस। फिर से, अगर आप सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के अलावा अगर आप कोई कंपनी है, अगर आप कोई ऐसी कंपनी है जिसका लिक्विडेशन वगैरह में जो चली गई है, तो आप जो रिड्यूस कर सकते हैं वो आप क्या, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या रिड्यूस कर सकते हैं, आप रिड्यूस कर सकते हैं अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। तो आप मतलब विच एवर इज लेस, तो आप मतलब दोनों को रिड्यूस नहीं कर सकते, दोनों में से जो कम होगा आप सिर्फ उसे ही माइनस कर सकते हैं। बट सर, अगर मान लीजिए अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स 5 लाख है, बट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स अकाउंट्स अगर मान लीजिए मतलब 0 है, तो फिर आप क्या रिड्यूस करेंगे, 0, विच एवर इज लेस का मतलब 5 लाख और 0 मतलब 0। अच्छा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस एज पर बुक्स अकाउंट्स। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ अ कंपनी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट इन फॉर्म 3 सीईबी। ध्यान दीजिएगा साहब, अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग के ट्रांजेक्शंस अगर आप करते हैं, मतलब अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या अगर आप कोई डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या अगर आप कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको सीए से रिपोर्ट लेके फर्निश करनी पड़ती है सेक्शन 92E में, और उसके लिए जो रिपोर्ट होती है साहब वो होती है फॉर्म 3 सीईबी में। और अगर आप फॉर्म 3 सीईबी का रिपोर्ट फर्निश कर रहे हैं तो आपके लिए जो ड्यू डेट होती है वो 30 नवंबर 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर होती है। अच्छा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। आगे आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ द रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। डियर, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड करें, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना आईटीआर टाइम से फाइल करें, मतलब विद इन द गिवन टाइम पीरियड आप फाइल करें। बट एज पर मतलब सेक्शन 80 रीड विद सेक्शन 139(3), दो प्रकार की चीजें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इवन कि अगर आपने अपना आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल किया या आपने फाइल ना भी किया हो, तो आप दो चीजें क्या क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो आप इन दो मतलब चीजों को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं डिस्पाइट कि आपने अपना आईटीआर टाइम से फाइल ना किया। अच्छा, तो देखेंगे वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, आप अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा साहब, बिजनेस लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इन तीनों को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप इन तीनों को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करें, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना आईटीआर विद इन द गिवन टाइम पीरियड आप फाइल करें, जो कि आपको सेक्शन 139 में जो आपको टाइम पीरियड दिया गया उसके हिसाब से फाइल करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको सीबीडीटी के पास जाके उस डिले का कंडोनेशन कराना पड़ेगा। अगर सीबीडीटी अलाउ कर देता है वेल एंड गुड, अगर सीबीडीटी अलाउ नहीं करता तो आप उन लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक बात है, आप उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, आगे आते हैं, रिटर्न फाइल्ड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139(5). ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 139(5) डील करता है रिवीजन ऑफ द रिटर्न, मतलब अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 139(5) क्या बोलता है कि अगर आप कोई आईटीआर फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 139(1), आप इसको जो है वो मतलब रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप कोई आईटीआर फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 139(4) मतलब बिलेटेड रिटर्न, आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। और अगर कोई आईटीआर फाइल होती है अंडर सेक्शन 139(3) जिसको हम बोलते हैं लॉस रिटर्न, तो साहब अगर कोई आईटीआर 139(3) में फाइल होती है तो उसे डिम्ड किया जाता है कि वो फाइल हुई है अंडर सेक्शन 139(1). फिर से, अगर कोई आईटीआर अंडर सेक्शन 139(3) फाइल होती है तो उसे डिम्ड किया जाता है, माना जाता है कि वो आईटीआर फाइल हुई है अंडर सेक्शन 139(1). तो अगर ये माना जाएगा कि आईटीआर फाइल हुई है अंडर सेक्शन 139(1) तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(5). फिर से, तो कौन कौन से आईटीआर में 139(5) में रिवाइज कर सकता हूं, 139(1) को रिवाइज कर सकता हूं, 139(3) को रिवाइज कर सकता हूं और 139(4) को रिवाइज कर सकता हूं अंडर सेक्शन 139(5). तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139(5). 139(1) भी रिवाइज हो सकता है, 139(4) भी रिवाइज हो सकता है। डियर ध्यान दीजिएगा, 139(5) में इनिशियली कोई आईटीआर एज सच फाइल नहीं होती,
139(5) में इनिशियली कोई आईटीआर फाइल नहीं होती। अगर मैंने कोई रिटर्न फाइल किया है, बहुत ध्यान से, अगर मैंने कोई रिटर्न फाइल किया है इधर अंडर सेक्शन 139(1), 139(4) और 139(3), अगर मैंने कोई रिटर्न फाइल किया है इधर अंडर सेक्शन 139(1), 4 और 3, तो मैं इसको रिवाइज कर सकता हूं अंडर सेक्शन 139(5). अगर मैंने एक बार रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया अंडर सेक्शन 139(5), तो जो मैंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह रिवाइज रिटर्न आ जाता है। तो लेट्स से इनिशियली मैंने अपना आईटीआर 139(1) में फाइल किया था और मैंने इसका रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया 139(5) में। तो जैसे मैंने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया 139(5) में, अब मेरा आगे कंटिन्यू कौन सा करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज रिटर्न। तो जो मैंने इनिशियली जो मैंने अपना आईटीआर फाइल किया था 139(1) में, वो कैंसिल हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। हाँ, एक बार अगर मैं अपना रिवाइज रिटर्न 139(5) में फाइल करता हूं तो मैं उसको फिर से रिवाइज कर सकता हूं। तो सर आप ये बोलना चाहते हो कि आप अपने आईटीआर को नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर सकते हो? हाँ डियर, आप अपने आईटीआर को नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। कब तक रिवाइज कर सकते हो? विद इन द गिवन टाइम पीरियड या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो मैं चाहूं तो मैं अपने आईटीआर को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकता हूं, पर विद इन द गिवन टाइम पीरियड या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक बात है आज। तो इस वाले एमसीक्यू को बहुत ध्यान से जो है आपको मतलब देखना चाहिए। ऑल्दो 139(5) में इनिशियली आईटीआर फाइल नहीं होता, पर अगर आपने इनिशियली अपना आईटीआर फाइल किया है इधर अंडर सेक्शन 139(1), 3 और 4, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(5). और एक बार अगर आप अपना आईटीआर 139(5) में रिवाइज करते हैं तो आप फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(5). तो आप चाहें तो 139(1) का भी आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं, 139(4) का भी और 139(5) का भी। मतलब आपका आंसर क्या हो गया? 4 सही हो गया। अच्छा, असेसमेंट अंडर द फॉलोइंग सेक्शन इज टर्म्ड एज स्क्रूटनी असेसमेंट। ये याद करें किस किस तरह के असेसमेंट पॉसिबल हैं। सबसे पहले 143(1) ये डील करता है समरी असेसमेंट से। 143(3) ये डील करता है स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट जिसको हम एक और नाम देते हैं रेगुलर असेसमेंट। और 144 ये डील करता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और 147 ये डील करता है असेसमेंट ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ठीक बात है। तो इन्होंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि असेसमेंट अंडर द फॉलोइंग सेक्शन इज टर्म्ड एज स्क्रूटनी। तो स्क्रूटनी किससे डील करता है? 143(3) से, जिसको आप स्क्रूटनी भी बोलते हैं और जिसको आप रेगुलर असेसमेंट भी बोल सकते हैं। अच्छा, 143(3) आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन असेसी हैज पेड एडवांस टैक्स मोर देन द टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न्ड इनकम। अच्छा, अगर आपने एडवांस टैक्स अपने ड्यू टैक्स से ज्यादा पे कर दिया एंड रिटर्न इज फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड। अच्छा, रिफंड, तो आपको साहब अगर आपने अपना टैक्स ज्यादा पे कर दिया तो आपको उसके लिए रिफंड मिलेगा। और रिफंड डील करता है सेक्शन 244A से। हमेशा याद रखें, सरकार अगर आपसे कोई इंटरेस्ट लेती है तो वो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, या कभी कभी 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ भी लेती है। मतलब पर एनम का 12% या फिर 18%। बट सरकार को यदि कभी आपको कभी कोई रिटर्न देना पड़ता है या इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो आपको आधे % पे देती है, मतलब 6% पर एनम। तो अगर सरकार आपको आपके रिफंड पे कोई इंटरेस्ट देगी तो वो मैक्सिमम कितना देगी? 0.5% पर मंथ। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 10 का 0.5। अच्छा, आगे आते हैं। Any mistake which is apparent from the record, ध्यान दीजिएगा, any mistake which is apparent from the record in any order passed by the assessing officer can be rectified। डियर मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेक्शन 154 डील करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। सेक्शन 154 डील करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। 147 डील करता है कि अगर आप कोई इनकम जो एस्केप कर गई है असेसमेंट से, अगर आप उसका असेसमेंट करना चाहते हैं तो 147 आपको उसका राइट देता है कि आप जो है वो जो इनकम किसी और प्रीवियस ईयर की जो अगर आपको इस साल पता चलती है तो आप उसका भी असेसमेंट कर सकते हैं एज पर सेक्शन 147। अच्छा, 143 अलग अलग प्रकार की असेसमेंट की बात करता है। जैसे 143(1) में 143(3) में 140, तो अलग अलग मतलब प्रकार के असेसमेंट्स के बारे में जानकारी है। और 254 डील करता है ऑर्डर ऑफ आईटीएटी। ऑर्डर ऑफ आईटीएटी, तो ध्यान दीजिएगा 154 डील करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तो मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने आपको कोई असेसमेंट ऑर्डर इशू किया और उस असेसमेंट ऑर्डर में कोई मिस्टेक है, और वो मतलब मिस्टेक ऐसी है जो अपरेंट है फ्रॉम द रिकॉर्ड, मतलब उसके मतलब उस मतलब मिस्टेक को लेके किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट या किसी भी तरीके का कोई फर्दर एनालिसिस की जरूरत नहीं है। वो क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो आप उस वाले मिस्टेक के अगेंस्ट अपील में चाहें तो आप अपील में जा सकते हैं और सीआईटी अपील्स या जेसीआईटी अपील्स आपको उसका रेक्टिफिकेशन करके दे देगा। बट साहब आप अपील में जाएं, अपना टाइम खराब करें, इससे बेहतर यह है कि आप असेसिंग ऑफिसर के पास ही जाएं और उनको बोलें कि सर आपने जो असेसमेंट ऑर्डर जो हमें इशू करके दिया है इसमें ये मिस्टेक है एंड दिस मिस्टेक इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। बात खत्म हो गई और वो 6 महीने के अंदर अंदर उसका रेक्टिफिकेशन हो जाता है। तो 154 डील करता है
एनी मिस्टेक विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, ये आप 154 में जाके इसका रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। अच्छा, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे, इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 154, अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, द इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल रेक्टिफाई द ऑर्डर या फिर रिफ्यूज द रेक्टिफिकेशन विद इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। तो सेक्शन 154 बोलता है कि 6 महीने का आपके पास टाइम पीरियड है, जिसके अंदर अंदर या तो आप मिस्टेक को रेक्टिफाई कर दो या आप उसे रेक्टिफाई करने से मना कर दो। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 6 मंथ। अच्छा, एन अपील टू द कमिश्नर अपील्स, ध्यान दीजिएगा साहब, सीआईटी अपील्स को आप जो आप एप्लीकेशन फाइल मतलब करते हैं वो आप फॉर्म 35 में करते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते कि आपको स्पेसिफिकली फॉर्म पूछा जाए, बट चले ये नहीं हो। द जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स इज द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। डियर प्लीज ध्यान दीजिए, आपको पता है फाइनेंस एक्ट 2023 ने जेसीआईटी अपील्स का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो कि बहुत पहले होता तो था बट उसको हटा दिया गया था। तो मतलब फाइनेंस एक्ट 2023 के अमेंडमेंट के पहले तक क्या चल रहा था कि अगर आपको किसी भी तरीके की अपील करनी है तो आप सीआईटी अपील्स में जाते थे, इसके बाद आईटीईटी होता था, इसके बाद हाई कोर्ट होता था, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट होता था। तो हम ये देख सकते हैं कि जो सीआईटी अपील्स होता था दैट यूज्ड टू बी द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, बट फाइनेंस एक्ट 2023 ने सीआईटी अपील्स के पहले पहले एक और अपीलेट अथॉरिटी इंट्रोड्यूस कर दी, जिसका नाम है जेसीआईटी अपील्स। जेसीआईटी अपील्स। तो साहब बहुत सारे मतलब मैटर्स के लिए आप सीधा जेसीआईटी अपील्स के पास जाएंगे, सीआईटी अपील्स के पास नहीं जा सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे मैटर्स सिर्फ और सिर्फ जेसीआईटी अपील्स के पास अपीलेबल हैं, इसके बाद आप जा सकते हैं आईटीएटी। तो जेसीआईटी अपील्स इन दिस वे बिकम द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक बात है। अच्छा, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। आगे आते हैं। अच्छा, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडवांस रूलिंग आर प्रोवाइडेड इन, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एडवांस रूलिंग के प्रोविजंस कहां पे दिए गए हैं? अगर आपको कोई भी सेक्शन एडवांस रूलिंग का याद है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। डियर याद करें, सेक्शन 245N जो कि सबसे कॉमन एडवांस रूलिंग का सेक्शन है, वो तो आपको कम से कम याद होगा। अच्छा, एटीसी से एटीयू आपको पता है, दिस डील्स विद डिडक्शंस, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, 244A से L ये तो कब का खत्म हो चुका, ओमिट हो चुका। अच्छा, 237 ये सारी बातें बेकार है। अच्छा, 244N से लेके फिर आगे कहीं भी जा सकता है, तो ये चीजें डील करती हैं एडवांस रूलिंग से। अच्छा, आगे आते हैं। assessing officer or the assessee as the case may be on the receipt of notice that an appeal against the order of the commissioner appeals has been filed by the other party may file a memorandum of cross objection। आप जो है वो memorandum of cross objection फाइल कर सकते हैं। memorandum of cross objection फाइल करने की जो डेट्स होती हैं वो 30 दिन होती हैं, और इसके लिए जो फॉर्म होता है, ऑल्दो फॉर्म के बारे में हमने ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं की थी, बट वो फॉर्म 36A ही होता है बेसिकली, द फॉर्म इज 36A। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 फॉर्म 36 है और विद इन 30 डेज। तो जिस दिन जो है आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है कि आपके ऑर्डर के अगेंस्ट सामने वाली पार्टी ने अपील की है, तो आप जो है वो अपना मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं 30 डेज के अंदर अंदर। अच्छा, ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस दैट अपील हैज बीन फाइल्ड बाय द अदर पार्टी। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। When a revision under section 264 has been initiated by the SSC, the application must be made within 1 year। एक साल के अंदर अंदर आपको इसके लिए एप्लीकेशन लेके मतलब करना पड़ता है within 1 year from the date on which the order in question was communicated। ये सब तो चले फिर इजी क्वेश्चन है, बट हाँ यहाँ पे आपके टाइम लिमिट्स को आपको थोड़ा सा अच्छे से करके जाना चाहिए कि 264 के लिए टाइम लिमिट क्या है, 154 के लिए टाइम लिमिट क्या है, 246A में सीआईटी अपील्स कितने दिनों के अंदर अंदर अपना मतलब ऑर्डर देगा, 246 में जेसीआईटी अपील्स कितने दिनों के अंदर अंदर अपना ऑर्डर देगा, वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ा सा आपको टाइम लिमिट्स का अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अच्छा, prosecution can be launched and a taxpayer can be punished if he commits willful failure to produce before the tax authorities the accounts and documents as demanded। अच्छा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे मतलब प्रोविजंस इनकम टैक्स के ऐसे हैं जहां पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास ये राइट है कि वो आपसे बुक्स और डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं। फिर से बहुत सारे सेक्शंस इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ये राइट देते हैं कि वो असेसी से या फिर टैक्स पेयर से डिमांड कर सकते हैं कि साहब आपको ना ये बुक्स और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और असेसी अगर ऐसा नहीं करता, अगर उन बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने से वो विलफुली मना करता है, तो उन असेसी के अगेंस्ट पेनल्टी लग सकती है, इवन प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। ठीक बात है, मतलब जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अच्छा, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन चारों प्रोविजंस में, इन चारों में किस केस में जो है वो आपको प्रोसिक्यूशन, असेसी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हो सकता है यदि असेसी ने बुक्स अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए जो उससे मांगे गए। तो हम एक एक करके सेक्शंस देख लेते हैं, डियर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सेक्शन 154 डियर ये डील करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। अच्छा,
असेसिंग ऑफिसर ने मुझे कोई असेसमेंट ऑर्डर पास करके दिया, अगर उस असेसमेंट ऑर्डर में कोई मिस्टेक है तो मैं उस मिस्टेक को लेकर असेसिंग ऑफिसर के पास जाऊंगा और मैं उनको बोलूंगा कि सर यहाँ पे ना 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, आपने असेसमेंट ऑर्डर में 50,000 रुपए लिखा हुआ है, आप इसे रेक्टिफाई कर दें। चूंकि वो ऐसा मिस्टेक होता है जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होता है, जिसके बारे में कोई सेकंड थॉट नहीं होता, इसलिए 154 में डिपार्टमेंट या असेसिंग ऑफिसर आपसे किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स का डिमांड ही नहीं करता। प्लीज ध्यान दीजिए, अगर लेट से असेसिंग ऑफिसर के असेसमेंट ऑर्डर में कोई मिस्टेक है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई कैरी फॉरवर्ड का मिस्टेक है, उसको लेकर मैं असेसिंग ऑफिसर के पास गया, मैंने एविडेंसेस दिखाए और असेसिंग ऑफिसर या तो उसको रेक्टिफाई कर देगा या उसे रेक्टिफाई करने से मना कर देगा। अगर असेसिंग ऑफिसर उसको रेक्टिफाई कर देता है, वेल एंड गुड, मना कर देता है तो मैं इसके अगेंस्ट जेसीआरटी अपील्स में चला जाऊंगा और मैं वहां पे जाके अपने एविडेंसेस रख दूंगा, जेसीआरटी अपील्स मुझे उसे रेक्टिफाई करके दे देगा, बात खत्म हुई। 154 में असेसिंग ऑफिसर मुझको मतलब मुझे ये नहीं बोलेगा कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स लेकर आए, अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन कर दूंगा, क्योंकि यहां पे ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। अच्छा, 147 जो है डियर, वो राइट देता है डिपार्टमेंट को कि आप जो है वो असेसी के प्रीवियस ईयर्स की इनकम जो एस्केप कर गई है असेसमेंट से, आप उसका असेसमेंट कर सकते हैं। 148 में इसके लिए नोटिस इशू होता है और उस नोटिस के थ्रू भले आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जा सकते हैं। 147 में कोई डॉक्यूमेंट्स या अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपसे डिमांड नहीं करता, तो 154 भी आंसर सही नहीं है, 147 भी आंसर सही नहीं। अच्छा, 143(1) डील्स विद दिस समरी असेसमेंट। मैंने अपना आईटीआर फाइल किया, उस आईटीआर में मैंने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस आईटीआर के साथ लगाए, पहली बात तो, और जो डॉक्यूमेंट्स मेरा डिपार्टमेंट या तो मुझसे या अलग अलग मतलब सोर्सेस से मेरे बारे में कलेक्ट करता रहता है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे मैंने जो आईटीआर फाइल किया उसका उसका उसकी इनिशियल प्रोसेसिंग होती है, जिसको हम कहते हैं समरी असेसमेंट। 143(1) में अगर मैं 143(1) के असेसमेंट से अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं उसके अगेंस्ट अपील में जा सकता हूं। 143(1) में डिपार्टमेंट मुझसे किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स या बुक्स की डिमांड नहीं करता। हाँ, 143(3) में जब डिपार्टमेंट मेरा स्क्रूटनी असेसमेंट करेगा तो वो मुझसे बुक्स या डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है, 143(1) में नहीं करता। अच्छा, 142(1) डील करता है साहब जब डिपार्टमेंट मुझसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स या अकाउंट्स की डिमांड करता है, और अगर मैं यहां पे इसे सप्लाई नहीं करता तो मेरे अगेंस्ट सेक्शन 276 जहां तक मुझे याद आता है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, वहां पे साहब मेरे अगेंस्ट क्या हो सकता है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा रीड करा देता हूं, सेक्शन 520, अच्छा पेज नंबर 520। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था डियर, दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं बेसिकली। मैं आपको थोड़ा सा रीड करा देता हूं, मॉड्यूल नंबर 2 पेज नंबर 520, तो मेरे साथ साथ देख लें। अच्छा देखेंगे, अच्छा 276D, willful failure to produce accounts and documents under section 142(1) या फिर 142(2)(a), 1 साल तक की जेल और फाइन हो सकती है, और फाइन का कोई भी लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब सेक्शन 276D बोलता है कि अगर आपसे 142(1) में अगर डिपार्टमेंट आपसे आपको ये कहता है कि आप मतलब प्रोड्यूस करें डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स, और अगर आप प्रोड्यूस नहीं करते तो आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है और 1 साल तक की जेल हो सकती है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 142(1) इज द राइट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, if a person fails to comply with the provisions relating to PAN, then penalty can be imposed। अच्छा, तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप पैन के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते तो फिर आपके अगेंस्ट पेनल्टी किस सेक्शन में आती है। अच्छा, सेक्शन 278 डील करता है अंडर रिपोर्टिंग या फिर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। तो अगर आपने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है, अगर आपने अपनी इनकम को मतलब मिस रिपोर्ट किया है, तो 50% या फिर 200% तक की पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 270A में। ये पैन से रिलेट नहीं करता। अच्छा, सेक्शन 272 कब का खत्म हो चुका है साहब, सेक्शन 272 हैज गॉन अ लॉन्ग अवे। अच्छा, सेक्शन 272A डील करता है कि यदि आपसे कोई स्टेटमेंट ली जाती है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करके देते हैं जहां पे आप अगर गलत मतलब चीजें प्रोवाइड कर देते हैं तो आपके अगेंस्ट क्या पेनल्टी लगेगी, ये भी पैन से डील नहीं करता। पैन से डील करता है सेक्शन 272B। तो अगर आप पैन को अगर आप ऑब्टेन नहीं करते, या अगर आप पैन को कोट नहीं करते जहां कोट करना था, या अगर आप पैन को गलत कोट कर देते हैं, या अगर आप किसी और का पैन कोट कर देते हैं वगैरह वगैरह, तो इसके लिए अलग अलग प्रकार की पेनल्टीज हैं जो सेक्शन 272B बताता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इफ
during any proceeding it is found that in the books of accounts maintained by the assessee there is a false entry or omission of an entry which is relevant for the computation of such a person to evade tax penalty, a penalty under section 271 AD। अच्छा ये मतलब 271 AD नहीं, ये कुछ और है। कितनी पेनल्टी लग सकती है? इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द फॉल्स एंट्री, जो अग्रीगेट अमाउंट ऑफ फॉल्स एंट्री का उतनी पेनल्टी लग सकती है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रीड करा देता हूँ, पेज नंबर 430, क्योंकि मैंने ये सारे रिकॉर्ड्स बना के रखे हुए हैं डियर, ताकि आपको भी ना थोड़ी सी क्लैरिटी रहे, सिर्फ ऐसा नहीं हो कि हम हवा में बातें कर दें सिर्फ। अच्छा देखेंगे 271 AD, penalty for false entry in the books of accounts or omission of an entry which is relevant for the computation of the total income of the person। तो इसमें कितनी पेनल्टी लगती है? सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सम इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री। तो जितने की आपने फॉल्स एंट्री की थी या जितने की आपने एंट्री ओमिट कर दी थी उसका एग्रीगेट अमाउंट उतनी पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 271 AD। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सम इक्वल टू द एग्रीगेट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री। अच्छा आगे बढ़ते हैं जल्दी से, देखेंगे इफ द अमाउंट ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट टू विच द पेनल्टी इज इम्पोज्ड और इम्पोजेबल for the relevant year exceeds, then no order reducing or waiving the penalty under section 273A1 shall be made by the PCIT or CIT except with the prior approval। तो साहब ये अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपए। हमने याद करें क्लास में आपको विशेष रूप से बताया था ये 5 लाख रुपए, और इसके बारे में हमने शायद आपको छोटी सी कहानी भी सुनाई थी कि 5 लाख रुपए की लिमिट जो है वो बाद में जो है वो अमेंड होकर 5 लाख की मतलब लिमिट बनी थी। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको रीड कराना चाहता हूँ, अगर मुझे, हाँ चले पेज 452। तो 5 लाख रुपए से अगर ज्यादा की अगर पेनल्टी का अमाउंट है डियर, तो फिर हायर अथॉरिटीज का अप्रूवल चाहिए आपको अगर आप उसे रिड्यूस या वेव करना चाहते हैं। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, अच्छा प्रायर अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटीज रिक्वायर्ड इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 273A रिडक्शन और वेवर ऑफ पेनल्टी where the amount of income with respect to penalties imposed or imposable exceeding 5 lakh, the PCIT or CIT can, अच्छा yes, can reduce or waive the penalty only with the prior approval of PCCIT, CCIT, PDGIT और DGIT, और the threshold of 5 lakh shall be considered in respect of। मतलब अगर 5 लाख से ज्यादा है, अगर ये 5 लाख रुपए तक है तो इनको हायर अथॉरिटीज का अप्रूवल नहीं चाहिए, ये खुद से भी आपकी पेनल्टी को वेव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 5 लाख। अच्छा आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज एम्पावर्ड टू ग्रांट रिलीफ फ्रॉम पेनल्टी टू टैक्स पेयर इन जेन्युइन केसेस, सच पावर इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 273A। याद करें ये जो पावर है आपको, ये आपको 273A में भी दिया गया है और एक और जगह आपको ये पावर दिया गया है एंड सेक्शन, ध्यान दीजिएगा। मतलब युवा की PCIT या फिर CIT आपको आपकी पेनल्टी से जो है वो रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं। इसका एक पावर सेक्शन 273A में दिया गया है, 273A ये वाला है जहां पे आपको रिडक्शन और वेवर ऑफ पेनल्टी की बात की जाती है, और एक और जगह आपको ये पावर दी गई। सवाल है कहां पे? अच्छा 273B में साहब अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए, अगर 273B में अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए तो वहां पे आपको अलग से PCIT या CIT का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि देयर इज अ रीजनेबल कॉज फॉर द फेलियर, देयर इज अ रीजनेबल कॉज ऑफ द फेलियर। जैसा फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मुझे अपना टैक्स ऑडिट कराना है अंडर सेक्शन 44AB, मैं उसको नहीं करा पाता, बट मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि देयर वाज अ रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर, तो सेक्शन 273 भी ऑटोमेटिकली मेरे उस पेनल्टी को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा या फिर खत्म कर देगा। तो इसका मतलब 273B में जो पेनल्टी का जो रिडक्शन या फिर वेवर है, 273B में जो पेनल्टी का रिडक्शन या फिर वेवर है वो ऑटोमेटिक है, उसके लिए मुझे अलग से PCIT या CIT का अप्रूवल नहीं चाहिए होता, उसके लिए मुझे अलग से PCIT या CIT का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। अच्छा 273AA डियर डील करता है कि आपको PCIT या CIT जो है वो इम्यूनिटी ग्रांट कर सकते हैं फ्रॉम द मतलब आपको मतलब इम्यूनिटी आपको मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? अगर आप देखेंगे is in genuine cases such power is granted under section 273 and 273AA। जहां तक डियर 273 का सवाल है, जहां तक सेक्शन 273 का सवाल है, मैं थोड़ा सा आपको 273 के बारे में भी बता दूं। 273 अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते टाइम से तो उसके बारे में पेनल्टीज को प्रोवाइड करता है, और 274 प्रोवाइड करता है व्हाट वुड बी द प्रोसीजर टू इंपोज पेनल्टी। तो 274 डील करता है कि पेनल्टी इंपोज करने का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक बात है। तो ये कोई वेवर वगैरह की बात नहीं करता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? व्हाट इज आवर करेक्ट ऑप्शन? आवर करेक्ट ऑप्शन इज 273AA।
अच्छा, आगे आते हैं। इन केस ऑफ अमलगमेशन द एलिजिबल लॉस ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी शैल बी अवेलेबल टू द अमलगमेटेड कंपनी। ध्यान दीजिएगा, जो अमलगमेटिंग कंपनी का जो लॉस है वो अमलगमेटेड कंपनी का लॉस बन जाता है, बट सर क्या रिमेनिंग 8 ईयर्स के पीरियड के लिए नहीं। जिस साल अमलगमेशन हुआ है उस साल का लॉस डीम्ड होता है और बाकी अकॉर्डिंगली 8 साल के लिए आपको फ्रेश 8 ईयर्स का लाइफ मिल जाता है। तो रिमेनिंग टेन्योर नहीं सच लॉस शैल बी ट्रीटेड एज द लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द अमलगमेशन टुक प्लेस। तो ये आपको थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं क्या, क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 596। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब है तो इजी बट 596 में एक बार आगे देख लेते हैं। एक बार देख ले डियर, क्योंकि बहुत बार ना ये कंफ्यूजन हो सकती है, देखेंगे। अच्छा, then the accumulated loss and unabsorbed depreciation of the amalgamating company shall be deemed to be the loss or unabsorbed depreciation of the amalgamated company for the previous year in which the amalgamation was effected। मतलब ये हुआ कि जिस साल अमलगमेशन हुआ उन जो अमलगमेटिंग कंपनी का जो भी लॉस है उसको अमलगमेटेड कंपनी का उसी प्रीवियस ईयर का लॉस मान लिया जाता है जिस साल अमलगमेशन हुआ। ठीक बात है। तो इसका मतलब फर्दर 8 ईयर्स की लाइफ की आपको फर्दर अपने उनके लिए फर्दर 8 ईयर्स की लाइफ आपको मिल जाती है। अच्छा, आगे आते हैं। इन द ईयर ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग डियर, याद करें अगर अमलगमेशन होता है या फिर डीमर्जर वगैरह होता है या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कोई कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब देयर इज अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस। इस केस में 6th प्रोवाइजो टू सेक्शन 32(1)(1) क्या बोलता है कि जो डेप्रिसिएशन होगा वो अपोर्शन कर दिया जाएगा बिटवीन द प्रीडिसेसर एंड द सक्सेसर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज द एसेट्स वाज यूज्ड बाय ईच ऑफ देम। ठीक बात है। अच्छा, in case of restructuring the depreciation shall be apportioned between the successor and the predecessor on the basis of number of days। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। आगे आते हैं, मेरे साथ साथ देखेंगे साहब। countries that employ explicit policies designed to attract international trade oriented activities by minimization of taxes and reduction of or elimination of other restrictions on business operations is described as। अच्छा, इसमें ना काफी सारे ऑप्शंस दिए गए, मैं सारे ऑप्शंस के बारे में मतलब थोड़ा थोड़ा आपके साथ बात कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा डियर। टैक्स हेवंस वो कंट्रीज या वो एरियाज या वो हम कह सकते हैं कि स्टेट्स होते हैं बेसिकली जो कि बहुत कम टैक्स अपने देश में इंपोज करते हैं, बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस, बहुत कम ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, बहुत कम बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस अपने मतलब देश में इंपोज करते हैं ताकि दुनिया भर से वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, दुनिया भर से वो बिजनेस को अट्रैक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल आयरलैंड, अब तो खैर आयरलैंड उस लेवल का टैक्स हेवन नहीं रहा जिस लेवल का टैक्स हेवन वो 10 साल पहले हुआ करता था। आपको जान के हैरानी होगी, एप्पल, गूगल जैसी कंपनी ये सारी अमेरिकन कंपनीज है बट इन सबका हेडक्वार्टर आयरलैंड में था। तो इनको आयरलैंड से कोई विशेष प्यार नहीं था। आयरलैंड में इनका हेडक्वार्टर इसलिए था ताकि आयरलैंड में ये अपना पूरा का पूरा बिजनेस राउट करती थी और आयरलैंड में जो मतलब टैक्स रेट था वो बहुत कम था, करीबन 2% के आसपास का टैक्स था। कहां आपको इंडिया में साहब सरचार्ज वगैरह लगा के 28% तक आपको टैक्स देना पड़ सकता है और आयरलैंड में सिर्फ 2% का टैक्स, और वो भी आपका आपको टैक्स क्रेडिट वगैरह के फॉर्म में मिल जाता था। तो ऐसे देशों को क्या बोलते हैं जो कि बहुत कम टैक्स अपने देश में इंपोज करते हैं, इनको हम कहते हैं टैक्स हेवंस। टैक्स हेवंस, ठीक बात है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रीज दैट एम्प्लॉय एक्सप्लिसिट पॉलिसीज डिजाइंड टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड ओरिएंटेड एक्टिविटीज, तो ये आयरलैंड ऐसा क्यों करता है ताकि पूरी दुनिया से वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपने देश में अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, देखेंगे साहब टैक्स प्लानिंग क्या होती है। अगर आप टैक्स को कम करते हैं, अगर आप टैक्स को के पेमेंट को रिड्यूस करते हैं, बट उसके लिए जो आप टूल्स यूज करते हैं वो टूल्स वही है जो इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर आपको अपना टैक्स रिड्यूस करना है तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो, उसका ETC में डिडक्शन ले लो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो, उसका ETD में डिडक्शन ले लो, एजुकेशनल लोन आपने लिया है उसका इंटरेस्ट पे करो, उसका ATE में डिडक्शन ले लो। क्या मेरी बात समझ पाए? तो अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं, अगर उसके अगेंस्ट में प्रीमियम पे करता हूं और उस प्रीमियम को मैं ATC में उसका डिडक्शन क्लेम करके अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर लेता हूं, तो ये इनकम टैक्स एक्ट खुद मुझे बोलता है कि ATC के सिक्योरिटीज में, ATC के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करो और उसका टैक्स बेनिफिट ले लो। तो इसको आप क्या नाम देंगे? इसको आप टैक्स प्लानिंग बोलेंगे, जो इनकम टैक्स एक्ट खुद आपको बता रहा है कि ये करके आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन होता है साहब जहां पे आप जानबूझ के गलत फैक्ट्स या मैनिपुलेटेड फैक्ट्स को देते हैं, या आप जो है वो मतलब हम कह सकते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के थ्रू टैक्स पेमेंट कम करते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एसेट परचेज किया अपने पर्सनल पर्पस के लिए और मैं इसको अपने बिजनेस पर्पस में शो करके उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करना शुरू कर दूं। तो एसेट मेरे पर्सनल पर्पस के लिए था बट मैं उसको बिजनेस पर्पस का शो करके उस पे मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं। दैट इज बेसिकली व्हाट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। फैक्ट क्या था कि एसेट मेरे पर्सनल पर्पस के लिए, बट मैंने फैक्ट को शो कैसे किया कि एसेट मैंने अपने बिजनेस के लिए खरीद लिया। दैट इज व्हाट मिस रिप्रेजेंटेशन और मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट। तो इसको हम नाम देते हैं टैक्स इवेजन। अच्छा, टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? अगर मैं टैक्स के सारे कंप्लायंसेस को सही तरीके से टाइमली बेसिस पे करता हूं ताकि मेरे ऊपर पेनल्टीज वगैरह इंपोज ना हो, दैट इज कॉल्ड टैक्स मैनेजमेंट। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? टैक्स। अच्छा, देखेंगे ए इज यूजिंग अ मोटर कार फॉर हिज पर्सनल पर्पस एंड चार्जेस इट एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। मतलब आपने कोई मोटर कार परचेज की जिसको आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं बट आपने उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए शो किया हुआ है। दैट इज बेसिकली व्हाट फैक्ट। क्या है कि आपने कोई मोटर कार खरीदी है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, दैट इज फैक्ट। बट आप इसको शो कैसे कर रहे हैं कि आपने अपने बिजनेस के लिए इसको मतलब यूज करना है। दैट इज बेसिकली व्हाट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। तो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट के थ्रू आप जो अपना टैक्स अवॉइडेंस मतलब जो आप टैक्स को जो कम करते हैं, दैट इज बेसिकली टैक्स इवेजन। दैट इज बेसिकली व्हाट टैक्स इवेजन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, सेक्शन 130 डील्स विद, डियर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 130 किससे डील करता है? फेसलेस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते बट चलिए कोई बात नहीं। फेसलेस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। आगे आते हैं। अच्छा, एज पर सेक्शन 178(3), डियर याद करें सेक्शन 178 क्या है? सेक्शन 178 है कंपनीज इन लिक्विडेशन। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी अगर लिक्विडेशन में चली जाती है वेदर बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और अदरवाइज, तो उस कंपनी का ना एक अपॉइंट हो जाता है लिक्विडेटर। क्या अपॉइंट हो जाता है? लिक्विडेटर। तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उसको सेल करना और उससे पैसे इकट्ठा करना और कंपनी की लायबिलिटीज को पे ऑफ करना। आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो हम पे करते हैं वो हम पे करते हैं चार्जेस ऑफ द गवर्नमेंट, इसके बाद हम पे करते हैं मतलब सिक्योर्ड डेट वगैरह, एंड में हम पे करते हैं टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये सारा काम कौन कर रहा होता है? लिक्विडेटर। अच्छा, पर ध्यान दीजिएगा सबसे पहले क्या पे करना पड़ता है? टैक्सेस एंड चार्जेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो कंपनी का लिक्विडेटर अगर कंपनी के किसी एसेट वगैरह को सेल करता है, इसके पहले उसे असेसिंग ऑफिसर से अप्रूवल लेना पड़ता है। ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी कंपनी का टैक्स बकाया है वो पे ऑफ हो जाएगा या सही से नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे as per section 178(3), the liquidator of the company has to intimate the tax authority before he parts with any of the assets of the company or property is in his hand and has to set aside the amount if any intimated by him by the tax authorities। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो उस कंपनी का जो लिक्विडेटर होगा कंपनी के एसेट्स वगैरह को बेचने से पहले, सेल करने से पहले उसे इस बात की जानकारी जो है वो टैक्स अथॉरिटीज को देनी पड़ेगी और टैक्स अथॉरिटीज ने उसको जो बताया होगा कि साहब इतना कंपनी का टैक्स बकाया है, मान लीजिए कंपनी का 5 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है, तो तुम कंपनी के 5 करोड़ के एफडी को हाथ मत लगाना, वो हम टैक्स के नाम का रिकवर कर लेंगे। तो फिर उस केस में लिक्विडेटर को बाकी एसेट्स को सेल कर दे पर एफडी को वो जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकता, बिकॉज इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने उसे बता दिया कि साहब आप एफडी को कुछ ना करें, वो हम जो है वो टैक्स के लिए उसे हम यूज करेंगे। अच्छा, तो ये काम कौन करता है? कंपनी का लिक्विडेटर। ठीक बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखेंगे इक्वलाइजेशन लेवी शैल बी पेबल। दो तरह के रेट्स हैं साहब इक्वलाइजेशन लेवी के, एक है सेक्शन 165 और एक है सेक्शन 165A। 165 में 6% है और 165A में 2% है, जो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर वगैरह है वो पे करता है। तो ऑल्दो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, 6% भी सही है, 2% भी सही है। एग्जाम में साहब ऐसे ऑप्शंस नहीं होते, एग्जाम में बहुत सही ऑप्शंस होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस थोड़े से कुछ हड़बड़ी में बना दिए थे। तो देखेंगे इक्वलाइजेशन लेवी शैल बी पेबल। अब सवाल बनता है पेबल, तो 6% जो होता है बेसिकली वो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा 6% क्या होता है? मान लीजिए कि मैं फेसबुक को पेमेंट कर रहा हूं फॉर दी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, तो मैं क्या करता हूं 6% का इक्वलाइजेशन लेवी काट के उसको बाकी पैसे देता हूं। तो 6% का जो इक्वलाइजेशन लेवी जो मैंने काटा दैट इज लाइक अ टीडीएस। और 2% का इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है? जो ई कॉमर्स ऑपरेटर वगैरह होता है जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, वो जब गवर्नमेंट को पे करेगा वो 2% अपनी जो भी उसका टर्नओवर वगैरह उसका 2% गवर्नमेंट को पे करेगा। अच्छा, ध्यान दीजिए ICDS 8 डील्स विद। अच्छा, ICDS 8 किससे डील करता है? याद करें गवर्नमेंट ग्रांट किससे है? गवर्नमेंट ग्रांट के लिए ICDS क्या है? ICDS 7। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए ICDS
4, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का ICDS 4, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ICDS 3 और सिक्योरिटीज का ICDS 8। तो सिक्योरिटीज डील्स विद ICDS 8। अच्छा, ICDS इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इनकम अंडर द हेड, दो हेड्स के लिए एप्लीकेबल है, PGBP और अदर सोर्सेज। तो PGBP ऑप्शन सही है, कैप गेन नहीं, हाउस प्रॉपर्टी नहीं। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? PGBP। अच्छा, ब्लैक मनी लॉस आप पूरे इंडिया में अप्लाई करता है, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग JNK नहीं। ऐसा नहीं कि आप जो है अपना काला धन जो है वो जम्मू कश्मीर में जाके जमा करना शुरू कर दें, तो होल ऑफ इंडिया में अप्लाई करता है। अच्छा, the rate of tax provided by the black money and undisclosed foreign income and assets imposition act as 30% rate है साहब as per section 3। तो अगर आप देखेंगे तो रेट ऑफ इनकम टैक्स तो कम है, पर पेनल्टीज जो मैंडेटरी है उसका रेट बहुत ज्यादा है। तो 30% रेट है एज पर सेक्शन 3। अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स? अब ये बातें इंटर की हैं डियर, आपको पता है इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव, बाकी कस्टम ड्यूटी, GST, सेल्स टैक्स आर रिग्रेसिव। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट? जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, ध्यान दीजिएगा। हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, अगर आप हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपे करते हैं, जैसे अगर आप EMI वगैरह पे करते हैं, तो EMI में जो प्रिंसिपल का जो कंपोनेंट होता है उसका आपको डिडक्शन ATC में मिल जाता है। सो दैट इज अ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप पैसा जमा करते हैं, आपको ATC का डिडक्शन मिल जाता है। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं, ATC का डिडक्शन मिल जाता है। ठीक बात। अच्छा, कुछ प्रकार के FDs में भी ATC का डिडक्शन मिल जाता है। सर क्या बात कर रहे हो यार, ये बात आपको पता है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूं। कुछ प्रकार के FDs ऐसे हैं डियर जहां पे आपको ATC का डिडक्शन मिल जाता है। मैं आपको पेज नंबर दिखा देता हूं, 244 मॉड्यूल 2। कुछ FDs 5 साल के लिए होते हैं डियर, जो कि स्पेसिफाइड FDs होते हैं जहां पे आपको ATC मिल जाता है। तो सारे ऑप्शन एक तरह से सही है, बट एग्जाम में जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जाम में ये बहुत अच्छे MCQs को ड्राफ्ट करते हैं। देखेंगे साहब, डिपॉजिट इन इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर टर्म डिपॉजिट इन एन अकाउंट अंडर पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट रूल। तो आप बोलोगे सर ये तो टर्म डिपॉजिट है। साहब टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट ये ना इंटरचेंजेबल नेम्स है, बट स्टिल जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो फिक्स डिपॉजिट ही है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आप FD ले सकते हैं, बट एग्जाम में ना आपको याद आएगा कि FD भी अगर आप 5 साल से ज्यादा के लिए जमा करते हैं वहां पे आपको ATC मिल जाता है, बट एग्जाम में ऐसे MCQs नहीं आते, बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करके MCQs देते हैं। अच्छा, इन द इनकम टैक्स एक्ट, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा डियर, जो सैलरी होती है इसके लिए जो सर्टिफिकेट जो फॉर्म मतलब 16 में दिया जाता है एनुअली, और अदर देन सैलरी के लिए फॉर्म 16A रहता है जो कि क्वार्टरली दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्म 16 इज अ सर्टिफिकेट व्हिच इज एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉय, इट सर्टिफाइज द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द सैलरी। तो सैलरी के लिए फॉर्म 16। अच्छा, what percentage of tax is payable on LTCG arising from the transfer of securities, bonds, units and debentures? डियर ध्यान दीजिएगा, LTCG के लिए ना के लिए दो मतलब प्रोविजंस हैं। एक है सेक्शन 112A और एक 112। तो सेक्शन 112A में डील करता है सिक्योरिटीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। तो ऐसी सिक्योरिटीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स। इस पे जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो होता है 10%। अच्छा, 112 में साहब आप कवर कर सकते हैं बाकी यूनिट्स को, डिवेंचर्स को, इसके लिए जो रेट ऑफ टैक्स है वो है 10% विदाउट इंडेक्सेशन। यहाँ पे ऑप्शन है कि आप 20% विद इंडेक्सेशन ले लें या 10% विदाउट इंडेक्सेशन ले लें, बट सर डिवेंचर्स में तो इंडेक्सेशन मिलता ही नहीं है, इसलिए 10% विदाउट इंडेक्सेशन। तो चाहे आपका LTCG 112A में कवर होता है या 112 में कवर होता है, अगर ये LTCG इन एसेट्स से डील करता है, क्या क्या, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, यूनिट्स, डिवेंचर्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जो रेट ऑफ टैक्स दैट वुड बी 10%। ठीक बात। एज पर सबसेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 139, मतलब अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न को आप कब तक फाइल कर सकते हैं? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड के 24 महीने तक। अच्छा, अ पर्सन में फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न फॉर द प्रीवियस ईयर, और ये कब तक हो सकता है? विद इन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट। अच्छा, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्सेस टैक्स इम्पोज्ड ऑन कंपनीज व्हिच पे जीरो और नो टैक्स। तो ऐसी कंपनी जो कि अपने शेयर होल्डर्स को तो बहुत सारा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी, बट वो जो सरकार को बहुत कम टैक्स या फिर मतलब जीरो टैक्स पे कर रही थी, ऐसी कंपनीज से टैक्स रिकवर करने के लिए मैट इम्पोज किया गया था। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल का तो बात ही इसमें नहीं आती है, टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स से सारी बातें बेकार है, इंडिविजुअल तो ही। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? अच्छा, EMT क्रेडिट आप कितने समय तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? सेक्शन 115 ZD के हिसाब से 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा,
इफ द रिसिपिएंट ऑफ इनकम डज नॉट फर्निश हिज पैन टू द डिडक्टर देन टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट द रेट। ध्यान दीजिएगा साहब, सेक्शन 206W बोलता है कि आपको अपना पैन फर्निश करना पड़ेगा उस पर्सन को जो कि आपका टीडीएस कर रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो रेट ऑफ टीडीएस होगा वो 3 रेट्स का हायर होगा। सबसे पहले रेट्स इन फोर्स, सेकंड द रेट जो कि इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन्ड है, और तीसरा एट द रेट ऑफ 20%। बट अगर टीडीएस अगर कवर्ड है अंडर सेक्शन 194O या फिर 194Q, उस केस में जो रेट है वो 5% हाईएस्ट है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये 194 या फिर क्यू में कवर्ड है, इसलिए जो रेट ऑफ टीडीएस होगा वो 20% पे चला जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 20%। अच्छा, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर चार्जिंग इनकम अंडर द हेड कैप गेन? तो साहब कैपिटल एसेट होना चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। अच्छा, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट, ठीक बात है, देयर मस्ट बी ट्रांसफर, ये भी बात भी सही है। अच्छा, और हाँ, ट्रांसफर उसी प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होगा वो उसी प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाती है। द ट्रांसफर ऑफ सच एसेट शैल बी अफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये सारे ऑप्शंस होने चाहिए, मतलब सारी ही चीजें होनी चाहिए अगर आप किसी इनकम को कैप गेन में चार्ज करते हैं तो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ गिफ्ट फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव। अगर आप किसी रिलेटिव से कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं, चाहे वो गिफ्ट आपका कैश के फॉर्म में हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो सेक्शन 56(2)(10) आपके ऊपर नहीं लगता, क्योंकि आप किसी रिलेटिव से रिसीव कर रहे हैं और आप किसी भी एक्सटेंड तक उस गिफ्ट को रिसीव कर सकते हैं, 56(2)(10) आपके ऊपर नहीं लगेगा। बट अगर आप किसी नॉन रिलेटिव से कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वो 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। अगर आप 50,000 से ज्यादा का है तो पूरा अमाउंट ऑफ गिफ्ट आपका इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेस में कवर हो जाता है। हाँ, अगर आप नॉन रिलेटिव से भी गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं डियर, तो कुछ खास ओकेजन्स में उस गिफ्ट में टैक्स नहीं लगता, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो नॉन रिलेटिव से अगर आप मैक्सिमम 50,000 तक का गिफ्ट लेते हैं, मतलब लेते हैं, इट इज वेल एंड गुड। इसके ऊपर अगर आप लेते हैं तो पूरा ही टैक्सेबल होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 50,000। अच्छा, आगे आते हैं। द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर इन केस ऑफ इंडिविजुअल। तो साहब अगर इंडिविजुअल का अगर टैक्स ऑडिट होना है तो उस केस में हो जाता है आपका 31 अक्टूबर। अगर इंडिविजुअल ने कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन किया उस केस में हो जाता है 30 नवंबर। बट ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इंडिविजुअल के लिए जो मतलब नॉर्मल जो ड्यू डेट होता है वो होता है 31 जुलाई ऑफ द ससपेंड ईयर। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 1। अच्छा, रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट इज कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न। अगर आप लॉस का रिटर्न फाइल करते हैं इट इज कॉल्ड लॉस रिटर्न, बट अगर आप ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करते हैं इट इज कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न। जैसे आप बताते हैं ना, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि हैप्पी बिलेटेड बर्थ, मतलब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर इज लायबल टू टैक्स। ध्यान दीजिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल सेम ही होता है बेसिकली। सोल प्रोप्राइटरशिप अलग से कोई फर्म या कोई पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, इट इज लाइक एन इंडिविजुअल, तो ये स्लैब रेट पे टैक्स होता है। अच्छा, बहुत ध्यान से, कैपिटल असेट एक्सक्लूड्स ऑल, मतलब इन 4 ऑप्शंस में से सारे के सारे कैपिटल असेट नहीं है एक को छोड़ के, तो वो कौन सा एसेट है जो कि कैपिटल असेट है? अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट नहीं है। ज्वेलरी कैपिटल असेट है, भले आपने इसको अपने पर्सनल इफेक्ट की तरह से क्यों ना रखा हो, स्टिल इट इज कैपिटल असेट। अच्छा, पर्सनल इफेक्ट इज नॉट अ कैपिटल असेट। एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा डियर, अब एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया 2 तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है रूरल एरिया में, एक हो सकती है अर्बन एरिया में। तो अगर अर्बन एरिया की लैंड है दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम, अगर रूरल एरिया की लैंड है दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है ज्वेलरी। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एज पर सेक्शन 74, ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों से सेट ऑफ किया जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है एज पर सेक्शन 74। अच्छा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट आगे आते हैं। आईसीडीएस 4 साहब डील करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जो हमने आपके साथ देखा था। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आईसीडीएस 3, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी आईसीडीएस 2, रेवेन्यू रिकॉग्निशन आईसीडीएस 4, सिक्योरिटीज आईसीडीएस 8। अच्छा, अंडर विच सेक्शन इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड ऑन द डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। डियर याद करेंगे, सेक्शन 234A किससे डील करता है? 234 ये डील करता है कि अगर आप आईटीआर को टाइम से फाइल नहीं करते उस पे इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है एज पर सेक्शन 234A। 234B ये बोलता है कि अगर आप अपने एडवांस टैक्स को पे नहीं करते, देयर इज अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अच्छा, 234C बोलता है कि अगर आप एडवांस टैक्स पे तो करते हैं बट आप उन इंस्टॉलमेंट्स में, जो 4 इंस्टॉलमेंट्स दिए गए, अगर आप उन इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से पे नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और 234D डील करता है कि अगर आपको एक्सेस रिफंड मिल गया तो उस पे इंटरेस्ट का क्या प्रोविजन है। तो ध्यान दीजिएगा, अंडर विच सेक्शन इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड ऑन द डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो आप एडवांस टैक्स पे तो कर रहे हैं बट आप इंस्टॉलमेंट वाइज पे नहीं कर रहे, जो इंस्टॉलमेंट में जो परसेंटेज दिया गया उसके हिसाब से पे नहीं कर रहे, आप उसको कम ज्यादा करके पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट बनेगा साहब 234C में।
अच्छा, तो इंटरेस्ट कहाँ पे बनेगा, 234C में। चले फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फॉर फाइलिंग आईटीआर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस एंटिटीज द इनकम टैक्स हैज प्रिस्क्राइब्ड। ध्यान दीजिएगा डियर, आईटीआर की ड्यू डेट्स क्या क्या है। कॉमन ड्यू डेट है 31 जुलाई। इसके बाद अगर आपका टैक्स ऑडिट होना है तो टैक्स ऑडिट के केस में ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, और अगर आपका टीपी ऑडिट होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिटिंग होता है, तो 30 नवंबर। तो 3 ड्यू डेट्स बन गए। अच्छा, 3 ड्यू डेट्स। अच्छा, द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ अ कंपनी हैज टू बी वेरीफाइड। याद करें सेक्शन 140, अगर कंपनी इंडियन कंपनी है तो उसे वेरीफाई करेगा एमडी या फिर एनी अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी फॉरेन कंपनी है तो उसे वेरीफाई करेगा उसका एमडी या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके पास वैलिड पावर ऑफ अटर्नी है। तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी लिखा हुआ है तो हम इसे इंडियन कंपनी मानेंगे, मीन्स हम इसे क्या मानेंगे, डोमेस्टिक कंपनी। उसके लिए आईटीआर कौन वेरीफाई करेगा, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, और अगर एमडी नहीं है तो फिर कोई भी डायरेक्टर। अच्छा, एमडी या फिर एनी डायरेक्टर। तो अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ अ कंपनी विद अ बिजनेस लॉस। कंपनी के लिए साहब जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर होता है, भले लॉस हो प्रॉफिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अच्छा, मिस्टर राम हैज रिसीव्ड अ सम ऑफ 51,000 ऑन 15/9/2023 फ्रॉम रिलेटिव्स ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। अगर आप रिलेटिव से रिलीज कर, अगर आप रिलेटिव से आपको अगर पैसे मिलते हैं साहब गिफ्ट के फॉर्म में, तो चाहे वो आपको मैरिज के ओकेजन पे मिले या अदरवाइज मिले, वो एग्जेम्प्ट है। अगर आपको नॉन रिलेटिव से पैसे मिलते हैं गिफ्ट के फॉर्म में ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, वो भी एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे इनको रिलेटिव से मिल रहे हैं, वो भी मैरिज में मिल रहे हैं, तो ये तो एग्जेम्प्ट है। तो पूरा 51,000 एग्जेम्प्ट है। अच्छा, इंटायर 51,000 एग्जेम्प्ट। चलो, द रेट ऑफ टीडीएस ऑन रेंटल पेमेंट्स ऑफ प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट्स। याद करें साहब सेक्शन 194 आई, सेक्शन 194 आई क्या बोलता है, टीडीएस का रेट। तो 194 आई के हिसाब से आपको जो मतलब बिल्डिंग या बिल्डिंग वगैरह में जो टीडीएस का रेट है डेट इज 10%, और प्लांट मशीनरी में जो टीडीएस का रेट है डेट इज 2%। अच्छा, 2% फॉर मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट्स और 10% है फॉर लैंड बिल्डिंग। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 2%। अच्छा, मिस्टर राम अ रेसिडेंट विंस ₹10,000 इन लॉटरी, व्हाट इज दैट, मतलब टीडीएस का क्या होगा। तो डियर, अगर आपको कोई लॉटरी वगैरह लगती है तो सेक्शन 194 बी टीडीएस के बारे में कहता है 30% के रेट पे, बट उसके लिए टीडीएस के लिए जरूरी है कि जो लॉटरी इनकम है वो 10,000 रुपए से एक्सीड करे, मतलब 10,000 से ज्यादा की लॉटरी हो। अगर 10,000 रुपए तक की लॉटरी है तो उस पर टीडीएस नहीं लगता। तो यहाँ पे इन्होंने जो लॉटरी जीती है वो एग्जैक्टली 10,000 रुपए की जीती है, इससे ज्यादा होने पे टीडीएस बनता है 194 बी का। तो इस पे टीडीएस नहीं बनेगा, मींस नो टैक्सेस डिडक्टेबल। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी, एक्स लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी नॉट ऑप्टिंग फॉर द प्रोविजंस ऑफ 115 पीडब्ल्यूए हैज अ टोटल इनकम ऑफ 10 करोड़ 1 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। द ग्रॉस रिसिप्ट 260 लाख बोले तो, चूंकि 400 लाख तक है, मतलब 400 मतलब करोड़ तक है, तो रेट ऑफ टैक्स हो जाएगा 25%। आपको बताना है टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा 10 करोड़ 1 लाख। डियर, आपको याद होगा क्या कि अगर किसी भी डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगता। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है तो जो सरचार्ज का रेट है वो 7% है, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज का रेट 12% है। बट यहाँ पे कंपनी की अगर आप टोटल इनकम को देखेंगे तो वो 10 करोड़ 1 लाख रुपए है। तो इसका मतलब इनकम जो है वो 10 करोड़ से सिर्फ 1 लाख रुपए बढ़ी है, बट सरचार्ज 7% से बढ़ के 12% हो गया। तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल होने के चांसेस है। तो जल्दी से मेरे साथ साथ देखेंगे। सबसे पहले इसके कैलकुलेशन के लिए देखेंगे मेरे साथ साथ कंपनी के लिए क्या इसका आंसर होगा। टैक्स ऑन ₹10 करोड़ 1 लाख, 10 करोड़ 1 लाख में 25% के रेट पर टैक्स बनेगा। ये बनता है डियर 2 करोड़ 50 लाख। अच्छा, इसमें से ऐड कर दें सरचार्ज एट द रेट 12%, ये बनता है 300,300,000। यहाँ पे ना मार्जिनल रिलीफ आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 10 करोड़ से सिर्फ और सिर्फ जो इनकम बढ़ी है वो 1 लाख रुपए बढ़ी है, बट इसकी वजह से सरचार्ज जो है वो 7% से 12% बढ़ गया पूरे टैक्स पे। तो मार्जिनल रिलीफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाउ द मार्जिनल रिलीफ इज बीइंग कैलकुलेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स ऑन 10 करोड़ 1 लाख, और हम देखते हैं टैक्स ऑन 10 करोड़। तो अगर 10 करोड़ 1 लाख रुपए होता है तो उस केस में आपके ऊपर टैक्स कितना बनता है, 25% प्लस 12%, ये बनता है 280,000। और अगर ये 10 करोड़ रुपए इनकम होती तो टैक्स कितना बनता, 7%, ये बनता
26750000। तो ध्यान दीजिएगा साहब, टैक्स में इंक्रीमेंट कितनी आई? हाँ, 12,78,000 रुपए। और इनकम कितने से बढ़ी? 1 लाख रुपए से। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी टोटल इनकम 10 करोड़ रुपए होती तो मुझे जो टैक्स देना पड़ता बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन से, ये मुझे देना पड़ता 2,67,50,000। बट अगर मेरी इनकम जो है 10 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ 1 लाख रुपए हो गई, मतलब इनकम मेरी 10 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ 1 लाख हो गई, तो मुझे जो टैक्स देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 2,80,28,000। तो इसका मतलब सिर्फ 1 लाख रुपए की इनकम बढ़ी। ध्यान दीजिए, 10 करोड़ से लेके जो मेरी इनकम बढ़ी सिर्फ 1 लाख रुपए बढ़ी, पर आपने इस चक्कर में मेरा टैक्स कितने से बढ़ा दिया? 2,67,50,000 से बढ़ा के 2,80,28,000। मतलब इनकम बढ़ी 1 लाख से, टैक्स बढ़ गया 12,78,000 से। तो फिर सरकार बोलती है ठीक है साहब, परेशान मत हो, हम आपकी टैक्स को इनकम से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मतलब इनकम तक टैक्स बढ़ जाए, उसके ऊपर जो टैक्स बढ़ेगा वो हमसे मार्जिनल रिलीफ ले लो। वो हमसे क्या ले लो? मार्जिनल रिलीफ ले लो। तो मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट कितना हो गया? 11,78,000 रुपए। तो ये हमें मिल जाएगा मार्जिनल रिलीफ। तो हमारा टैक्स कितना बनता है? 250। ये बनता है साहब 26850000। अच्छा, ये वाला आंसर। चल, बट इसमें ध्यान मतलब देंगे साहब, इसके ऊपर ना 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा, बट बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये आपका आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। अच्छा, who among the following is not mandated to file ITR? मतलब इनमें से कौन सा जो वो पर्सन है जो कि मैंडेटरली रिक्वायर्ड नहीं है ITR फाइल करने के लिए? XYZ प्राइवेट लिमिटेड। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई कंपनी है तो भले कंपनी भले कुछ भी पैसा ना कमाती हो या सिर्फ लॉसेस इंकर करती हो या कुछ भी करती हो, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को हर केस में अपना ITR फाइल करना मैंडेटरी है, मींस मैंडेटरी रिक्वायर्ड, मैंडेटरी। मिस्टर मनोहर, इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को अपना ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है डियर यदि उनकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है, बिफोर ATC से ATU का डिडक्शन और बिफोर सेक्शन 54 सीरीज के डिडक्शन के। अच्छा, तो मिस्टर मनोहर की जो टोटल इनकम है वो 3.5 लाख है बिफोर डिडक्शन अंडर ATC। तो अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम 3.5 लाख है, और अगर आप देखेंगे टोटल इनकम सिर्फ 2 लाख है। पर हम जो आपका टैक्स लायबिलिटी या ITR के लिए देखेंगे वो हम बिफोर ATC से ATU के डिडक्शन को देखेंगे। मतलब आपकी जो टोटल इनकम कितनी बन गई? 350, जो कि किसी भी केस में बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है, चाहे आप डिफॉल्ट रिजीम में रहें चाहे आप ऑप्शनल रिजीम में रहें। ऑप्शनल रिजीम में 80 ईयर्स या उससे ज्यादा के लोगों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट है, बट मनोहर जी सिर्फ 66 साल के, इसलिए ऑप्शनल रिजीम में इनके लिए जो लिमिट है वो 3 लाख रुपए। यहाँ भी मैंडेटरी है। मिस्टर जय हु ट्रेवल्ड टू दुबई स्पेंड 4.5 लाख। डियर, यहाँ पे जय की इनकम तो नहीं दी गई, बट रूल 12 AB के हिसाब से, जहां तक मुझे याद आता है रूल 12 AB के हिसाब से, अगर आपने फॉरेन ट्रेवल किया खुद के लिए या किसी और पर्सन के लिए, और अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल में इंकर करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या तो खुद के लिए या किसी और पर्सन के लिए, तो आपको अपना ITR फाइल करना पड़ता है। यहाँ पे आपने फॉरेन ट्रेवल किया दुबई, 4.5 लाख रुपए आपने इंकर कर दिए, यू आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू फाइल ITR। ठीक बात है। अच्छा, तो इन तीनों को तो रिक्वायर्ड है। अच्छा, मिस सीता, a non-resident having assets worth 2 करोड़ in India and 5 करोड़ outside India, not earned or received any income in India। ध्यान दीजिएगा, मिस सीता नॉन रेसिडेंट है। डियर, अगर कोई रेसिडेंट इंडिया में जिसके पास विदेश में कोई एसेट या कोई प्रॉपर्टी है, अगर कोई रेसिडेंट इंडिया में जिसके पास विदेश में कोई इनकम या कोई प्रॉपर्टी है, तो एज पर 4th and 5th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) उसे अपना ITR इंडिया में फाइल करना पड़ता है। कोई रेसिडेंट अगर विदेश में प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बट अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता है, प्रॉपर्टी 2 तरह की हो सकती है साहब, एक हो सकती है इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट, दूसरी हो सकती है नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट। मतलब अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी इंडियन बैंक में 10 करोड़ रुपए की FD है उसकी, तो 10 करोड़ रुपए की FD इज एन एसेट ऑफ द नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, और वो एसेट कैसा है? इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट। और चूंकि FD इंडिया में है तो वो इनकम जो है वो इंडिया में डीम्ड टू अकराइज होगी। क्या मेरी बात समझ पाए? बट लेट से किसी नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है जो उसने रेंट पे नहीं दिया हुआ। ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना है कि अगर कोई लैंड या फिर बिल्डिंग तो उसको रेंट पे देना ही देना है। मेरे पास इंडिया में लैंड है, मैंने उसको रेंट पे नहीं दिया हुआ, तो
मेरे पास इंडिया में एसेट तो है बट दैट एसेट इज नॉट इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट। तो ध्यान दीजिएगा साहब, अगर किसी नॉन रेसिडेंट की इंडिया में कोई इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट नहीं है, या अगर इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट तो है बट वो बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उस केस में नॉन रेसिडेंट को इंडिया में आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरली रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आप देखेंगे मिस सीता की इंडिया में एसेट तो है बट इंडिया की जो एसेट्स हैं वो इनकम प्रोड्यूस नहीं कर रही। और दूसरा, चूंकि आप नॉन रेसिडेंट हैं, अगर आप इंडिया में कोई इनकम को, विदेश की इनकम को डायरेक्टली रिसीव करते हैं, वो भी इंडिया में टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि हैज नॉट अर्नड और रिसीव्ड एनी इनकम इन इंडिया, मतलब इंडिया में इन्होंने ना तो कोई इनकम रिसीव किया और इनके जो इंडिया के एसेट्स हैं उसने ना तो कोई इनकम इंडिया में प्रोड्यूस की, इसलिए इंडिया में ये आईटीआर फाइल करने के लिए लाइबल नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं साहब। अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैविंग इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीफ टू पुअर रनिंग अ मेडिकल शॉप इन विच इट्स कमर्शियल रिसिप्ट एक्सीड्स 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स। डियर याद करेंगे, अगर आपका जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो एंगेज्ड है एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, उस केस में आपकी जो कमर्शियल रिसिप्ट है वो आपके टोटल रिसिप्ट के 20% से ज्यादा होगी, तो आपका चैरिटेबल स्टेटस लूज हो जाता है उस प्रीवियस ईयर के लिए। बट अगर आप अदर देन एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में एंगेज्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलीफ टू पुअर, तो अगर आप रिलीफ टू पुअर जैसे ऑब्जेक्टिव में एंगेज्ड हैं, उस केस में आपका जो मतलब कमर्शियल मतलब रिसिप्ट है वो आपके टोटल रिसिप्ट का किसी भी परसेंटेज तक हो सकता है। मतलब बिजनेस रिसिप्ट आपके पास हो सकती है, सिर्फ दो कंडीशन है। पहला, आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो इंसिडेंटल होना चाहिए टू द अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट, और दूसरा, उस बिजनेस के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, बात खत्म होगी। तो देखेंगे, चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव रिलीफ ऑफ टू पुअर है, अगर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होता एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू मतलब जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तब परेशानी बनती, बट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है रिलीफ टू पुअर, तो परेशानी नहीं बनेगी। अच्छा, तो आपका बिजनेस रिसिप्ट आपके टोटल रिसिप्ट का किसी भी एक्सटेंट तक हो सकता है, किसी भी परसेंटेज तक हो सकता है, सिर्फ दो कंडीशंस। पहला, सेपरेट बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करो, दूसरा, ये जो बिजनेस है ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट के लिए जरूरी है। प्रोवाइडेड सच बिजनेस इज इंसिडेंटल, तो ये कंडीशन भी चाहिए, प्रोवाइडेड सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, ये भी चाहिए। तो आपका दोनों ऑप्शन चाहिए, बी और सी दोनों। अच्छा, सेक्शन 91 साहब डील करता है यूनिलेटरल रिलीफ से, सेक्शन 90 डील करता है बायलेटरल रिलीफ, सेक्शन 91 डील करता है यूनिलेटरल रिलीफ, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट आपको खुद से डीटीडबलए मतलब आपको मतलब डबल टैक्सेशन रिलीफ देती है, सामने वाली गवर्नमेंट आपको नहीं देती। तो इंडियन गवर्नमेंट खुद से आपको रिलीफ देती है, दैट इज कॉल्ड यूनिलेटरल। अच्छा, इंडिया डीटीडबलए का कौन सा मॉडल फॉलो करता है? आपको पता है साहब, डीटीडबलए में दुनिया में 3 मॉडल्स हैं, एक है यूएस मॉडल, एक है यूएन मॉडल और एक है ओईसीडी मॉडल। यूएस मॉडल यूएस के अलावा कोई फॉलो नहीं करता, बात खत्म हो गई। यूएन मॉडल और ओईसीडी मॉडल दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। जो यूएन मॉडल होता है साहब, वो ज्यादा एम्फेसिस देता है सोर्स स्टेट को, ज्यादा टैक्स राइट्स देता है सोर्स स्टेट को। जो ओईसीडी मॉडल होता है वो ज्यादा टैक्सेशन का राइट देता है रेसिडेंट स्टेट को। तो इंडिया किसको फॉलो करता है? यूएन मॉडल को। मतलब ये हुआ कि अगर हम मतलब यूएन मॉडल को फॉलो करते हैं, तो लेट से कोई विदेशी कंपनी इंडिया से पैसे कमाती है, तो इंडिया चूंकि सोर्स स्टेट है तो इंडियन गवर्नमेंट के पास राइट है उस पर टैक्स लगाने का एज पर यूएन मॉडल। बट अगर आप ओईसीडी मॉडल के हिसाब से अपना डीटीडबलए नेगोशिएट करोगे, तो इंडियन तो आप तो विदेशी कंपनी, अमेरिका की कंपनी पैसे इंडिया से कमा रही है, सोर्स स्टेट इंडिया है, पर इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं ले पाएगी बिकॉज ऑफ द ओईसीडी मॉडल, बिकॉज ओईसीडी मॉडल ग्रांट्स मोर टैक्सेशन राइट टू द रेसिडेंट स्टेट। तो इंडिया फॉलो करता है यूएन मॉडल। अच्छा, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? यूएन मॉडल। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन डील्स विद द मेथड ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ ईएलपी। ईएलपी के कंप्यूटेशन के लिए अलग अलग मेथड्स कौन कौन से हैं? सर, ईएलपी के कंप्यूटेशन के लिए जो मेथड्स हैं वो है सेक्शन 92C में, जो अलग अलग मेथड्स आपको प्रोवाइड करता है। 94 बेकार है, ये तो मतलब डिविडेंड स्ट्रिपिंग, बोनस स्ट्रिपिंग की बात करता है। 93 इररिलेवेंट है। 92C इज द करेक्ट ऑप्शन। 91 डील करता है यूनिलेटरल रिलीफ के लिए। अच्छा, एनी एज पर सेक्शन wherein specified domestic transaction is carried out, ये आर्म्स लेंथ पे होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा डियर, अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या अगर आप कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये आर्म्स लेंथ पे होना चाहिए। और ये बात कौन कहता है? सेक्शन 90 डील करता है बायलेटरल रिलीफ, तो ये तो नहीं कहता। 91 डील करता है यूनिलेटरल रिलीफ, तो ये भी नहीं कहता। अच्छा, 98 डील करता है कौन कौन से केसेस में दो एंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, डीम्ड टू एसोसिएट एंटरप्राइज होंगे, ये भी नहीं कहता। तो सेक्शन 92 बोलता है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, इट शुड बी ऑन द आर्म्स लेंथ प्राइस। अच्छा, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 92।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, where an associate fails to furnish any information relating to specified domestic transaction, a quantum of penalty as percentage of value of transaction would be 2% as per section 271 डबल ए, 2% की पेनल्टी लग जाती है, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। As per section 94B, interest expense claimed by an entity to its associate enterprise shall be restricted to 30% of its EBITDA, मतलब जो भी आपका उस प्रीवियस ईयर का EBITDA है उसका 30%। उससे अगर ज्यादा आप इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं उस लोन पे जिसको आपने किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से लिया हुआ है, या एक ऐसा लोन जिसके लिए आपके एसोसिएट एंटरप्राइज ने गारंटी दी हुई है या कॉरस्पॉन्डिंग या मैचिंग अमाउंट जमा किया हुआ है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट होगा वो आपके उस प्रीवियस ईयर के EBITDA का 30% पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जो 30% से ज्यादा पोर्शन होगा आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल क्लेम कर लें, जब वो 30% के लिमिट में जगह रस्ती मतलब बचती है, आप वहां पे क्लेम कर लें, तो 30%। अच्छा, एडवांस प्राइसिंग अरेंजमेंट शैल बी वैलिड 5 साल के लिए, मतलब मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए वैलिड होता है। एपीए शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर। अच्छा, आर्म्स लेंथ प्राइस इज टू बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग, मुझे बताएंगे साहब एएलपी के मेथड्स क्या क्या हैं सर? सबसे मतलब एक है साहब कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड और प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। अच्छा, तो देखेंगे एएलपी के लिए, अच्छा रीसेल प्राइस मेथड है, फेयर मार्केट वैल्यू ये कुछ नहीं है, ये भी गलत है और इंडेक्स ये भी गलत। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? रिटेल प्राइस मेथड। अच्छा, the provisions of section 92 will apply to the aggregate value of specified domestic transaction। specified domestic transaction में डियर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस तभी लगते हैं एज पर सेक्शन 92 बीए जब अग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जो है वो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। अच्छा, तो ये सेक्शन 92 बीए के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा दूं, पेज नंबर 44, एक सेकंड में थोड़ा सा आपको रीड करा देता हूं, देखेंगे डियर। अच्छा, पेज नंबर 56 बेसिकली देखेंगे स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन सेक्शन 92 बीए एंड एग्रीगेट ऑफ सच ट्रांजैक्शन एंटर्ड बाय द एसोसिएट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स ₹20 करोड़। तो अगर 20 करोड़ रुपए तक की है तब ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे नहीं लगेंगे। अच्छा, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 20 करोड़। आगे आते हैं, अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन मींस अ ट्रांजेक्शन बिटवीन अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मेरी बात पे ध्यान दे साहब, अगर दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज आपस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन का मैनिपुलेटेड होने का, कंट्रोल्ड होने के चांसेस हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन अनकंट्रोल्ड कब होगा? जब दो ऐसे लोग उस ट्रांजेक्शन को करें जो आपस में रिलेटेड या एसोसिएटेड ना हो। अच्छा, अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन मींस अ ट्रांजेक्शन बिटवीन एंटरप्राइज अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अच्छा, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 92D, याद करें रूल 10D बोलता है कि इसको 8 साल के लिए मेंटेन करना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अच्छा, if a person fails to keep and maintain any information and document as required by section 92D in respect of an international transaction or specified domestic transaction, the assessing officer or commissioner appeal 2% of value of such international transaction specified domestic transaction। ये तो आसान था। और ये बात कौन कहता है? चलो मैं आपको दिखा दूं पेज नंबर 44। अच्छा, एक सेकंड देख भी लें, थोड़ा सा रीडिंग भी कर लेते हैं। देखेंगे साहब, एज पर सेक्शन 271 AA, if any person fails to keep and maintain any information and document required under section 92D1 और या फिर 92D2, fails to report such international transaction or specified domestic transaction, maintains or furnishes incorrect information or documents, the assessing officer or CIT appeals may impose a penalty equal to 2% of value of each international transaction or specified domestic transaction, मतलब 2% वैल्यू हो जाएगी। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 2। अच्छा, गार इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2000 मतलब 18-19, ठीक बात है। अच्छा, गार प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, गार प्रोविजन डियर अप्लाई नहीं करेगा यदि अग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट जो है वो, अग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट जो है साहब वो कहां तक है? अग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट जो है वो 3 करोड़ रुपए तक है, तब तक गार अप्लाई नहीं करेगा। अगर उससे ज्यादा है तो गार अप्लाई कर जाएगा। अच्छा,
तो देखेंगे गार प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एन अरेंजमेंट वेयर द टैक्स बेनिफिट इन द रेलेवेंट असेसमेंट एरिया एग्रीगेट टू ऑल द पार्टीज डज नॉट एक्सीड 3 करोड़। तो 3 करोड़ रुपए तक की अगर एग्रीगेट वैल्यू इट इज ओके, क्योंकि गार को चलाने के लिए जो मतलब सिस्टम है उसका जो खर्चा है वो 3 करोड़, वो जो है वो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन से जो टैक्स नहीं आएगा उससे ज्यादा तो गार के सिस्टम को रन करने का खर्चा है। और आप जितना गार यूज करते हैं साहब इंटरनेशनली, आपकी जो रेपुटेशन है एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कम होती जाती है। ठीक बात है, क्योंकि गार जो है वो ब्रह्मास्त्र होता है, उसको हर बार नहीं चलाए, उसको हर छोटे मोटे चीज के लिए नहीं चलाया जाता। अच्छा, आगे आते हैं। टू एंटरप्राइजेस शैल बी डीम्ड टू बी एन एसोसिएट एंटरप्राइज। अगर एक एंटरप्राइज किसी दूसरे एंटरप्राइज का 26% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर मतलब वोटिंग शेयर होल्ड करता है, तो 26% और मोर। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 26% और मोर। और क्या ओन करना चाहिए? जनरली टू एंटरप्राइज शैल बी डीम्ड टू बी 26% और मोर इक्विटी शेयर्स, मतलब ऐसे शेयर जो कि वोटिंग राइट्स वाले हैं। तो इक्विटी शेयर्स वोटिंग राइट वाले होते हैं, प्रेफरेंस में वोटिंग होता नहीं है साहब, कन्वर्टेबल, ये सारी बातें बेकार। अच्छा, टू एंटरप्राइज शैल बी डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज इफ लोन एडवांस बाय वन एंटरप्राइज टू अनदर। अगर एक एंटरप्राइज किसी दूसरे एंटरप्राइज को जो लोन देता है जो कम से कम उसका 51% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ अदर एंटरप्राइज बनता है। तो मान लीजिए कि अगर कंपनी ए है, अगर वो कंपनी बी को लोन देती है और कंपनी बी का लेट्स से बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स 1000 करोड़ रुपीज है, तो अगर कंपनी ए जो कंपनी बी को लोन देती है वो लेट्स से 520 करोड़ रुपए का लोन है, तो कंपनी बी के जो बुक वैल्यूज हैं 1000 करोड़, कंपनी ए का लोन उसका 52% है, मतलब 51% और मोर। इस केस में कंपनी ए और बी आपस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा रीड करा देता हूं, पेज नंबर 77, थोड़ा सा मेरे साथ साथ देख लें। देखेंगे डियर, इक्विटी के लिए क्राइटेरिया क्या है? नॉट लेस देन 26%, मतलब 26% या उससे ज्यादा। लोन का जहां तक सवाल है, a loan advanced by one enterprise to another constitutes not less than 51%, मतलब कम से कम 51% of what? टोटल बुक वैल्यू ऑफ दी बुक वैल्यू ऑफ दी टोटल एसेट्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 51% और मोर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज, या तो 51% या उससे ज्यादा। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं। जीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोरोड 500 करोड़ फ्रॉम एन इंडियन बैंक। अच्छा, वाई इंक यूएसए गारंटेड द बोरिंग ऑफ द इंडियन कंपनी। अच्छा, तो अगर आप कोई बोरिंग करते हैं और अगर कोई दूसरी कंपनी आपकी उस बोरिंग को गारंटी करती है तो कम से कम 10% गारंटी होनी चाहिए टोटल बोरिंग की। वन एंटरप्राइज गारंटी नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल बोरिंग ऑफ द अदर एंटरप्राइज। तो मान लीजिए कि अगर जीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 500 करोड़ रुपए की बोरिंग करती है, तो आपका वाई इंक के साथ आप एसोसिएटेड एंटरप्राइज कब बनोगे? जब वाई इंक कम से कम 50 करोड़ रुपए के लोन की गारंटी देती है इंडियन बैंक को। ठीक है साहब, 500 करोड़ रुपए का लोन है, ये 50 करोड़, कम से कम 50 करोड़ के लोन की गारंटी अगर इंडियन बैंक को वाई इंक यूएसए देती है, तो जीरो इंडिया और वाई इंक यूएसए आपस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइज या डीम्ड टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज एज पर सेक्शन 92। अच्छा, वाई इंक गारंटी 40 करोड़ नहीं साहब, मिनिमम 50 करोड़। अच्छा, 49 करोड़ भी नहीं। अच्छा, व्हेन वाइलिंग 50 करोड़, हाँ कम से कम 50 करोड़। ठीक बात, तो मेरे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ठीक, आगे आते हैं। टू एंटरप्राइज शैल बी डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज वेयर। अच्छा, अगर आप रॉ मटेरियल देखेंगे डियर, तो एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज की एसोसिएट एंटरप्राइज तब मानी जाएगी जब वो एंटरप्राइज आपके रॉ मटेरियल के कंजम्पशन का कम से कम 90% सप्लाई करती है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, देखेंगे 90% or more of the raw material and consumables required for the manufacturing or processing of goods or articles carried by one enterprise are supplied by the other enterprise or on the direction of the other enterprise। तो रॉ मटेरियल के क्राइटेरिया के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 90% या उससे ज्यादा। अच्छा, तो देखेंगे 90% और मोर ऑफ द रॉ मटेरियल या फिर कंज्यूमेबल्स बाय द अदर एंटरप्राइज, अगर तो ही आप दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 3। अच्छा, अंडर द ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मींस, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है साहब ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज जिसमें जिसमें दोनों या तो नॉन रेसिडेंट है या कम से कम एक नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए। अगर दोनों ही रेसिडेंट है तो फिर वो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बन सकता है, बट वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं बनेगा। अच्छा, टू ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एंटरप्राइज ईदर और बोथ ऑफ हुम आर नॉन रेसिडेंट, मतलब दोनों नॉन रेसिडेंट हो सकती हैं, उसमें से एक भी नॉन रेसिडेंट हो सकती है, बट दोनों रेसिडेंट नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 1। अच्छा, द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शैल बी इन द नेचर ऑफ
कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो डील करता है परचेज या सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, प्रॉपर्टीज, या कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से एसेट या लाइबिलिटी में या कैश फ्लो में किसी भी तरीके का चेंज आता है। तो परचेज, सेल और लीज ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ये भी शामिल है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या फिर लेंडिंग बोरिंग मनी ये भी शामिल है, एनी अदर ट्रांजेक्शन हैविंग अ बेरिंग ऑन द प्रॉफिट्स और इनकम ये भी शामिल है। सारी चीजें शामिल है। मैं थोड़ा सा वो रीड करा देता हूँ, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पेज नंबर 18। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें, देखेंगे डियर मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सेक्शन 92 बी इन द नेचर ऑफ परचेज, सेल और लीज ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, लेंडिंग, बोरिंग मनी और एनी अदर ट्रांजैक्शन हैविंग अ बेयरिंग ऑन द प्रॉफिट, इनकम, लॉसेस और एसेट्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। मतलब किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो जो आपस में दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस करती हैं, उसको आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं से क्लासिफाई करवा ही दोगे, प्रोवाइडेड कि उसमें से कम एक एंटरप्राइज नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए। अच्छा, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑल ऑफ द। आगे आता है, अच्छा, फेलियर टू कीप मेंटेन बुक्स, अभी हमने देखा था सेक्शन 271 डबल ए में 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ, ठीक बात है, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। आगे आते हैं, अच्छा, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन तभी अप्लाई करेगा, अभी हमने आपके साथ देखा था एज पर सेक्शन 92 बी है, जब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 20 करोड़ से एक्सीड करेगी, एक्सीड 20 करोड़। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, the order of transfer pricing officer determining the arm's length price of an international transaction or specified domestic transaction shall be binding on। अच्छा, टीपीओ का जो ऑर्डर होता है साहब, जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर होता है सेक्शन 92 सीए के हिसाब से, वो असेसिंग ऑफिसर पे बाउंड करता है। ध्यान दीजिएगा साहब, किसी भी ऑर्डर को जो कि डिपार्टमेंट के लोग देते हैं, जो कि मतलब डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स देते हैं, वो सीआईटी अपील्स पे बाउंड नहीं हो सकता। कोई भी ऑर्डर सीआईटी पे भले बाउंड हो जाए, सीआईटी अपील्स पे बाउंड नहीं होगा, क्योंकि सीआईटी अपील्स इज एन अपलेट अथॉरिटी। और अगर कोई ऑर्डर सीआईटी अपील्स पे बाउंड हो गया तो इसका मतलब आप अपलेट प्रोसीजर्स पे इंटरफेयर कर रहे हैं, यू आर मेकिंग एन इंटरफेरेंस इन द अपलेट फंक्शंस, तो कि वो अलाउड नहीं होना चाहिए। इसलिए सिर्फ असेसिंग ऑफिसर पे इस केस में बाउंड है, सीआईटी अपील्स में बाउंड नहीं होगा। अच्छा, सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी एडजस्टमेंट जो होता है वो होता है कि आपने ट्रांजेक्शन को आर्म्स लेंथ में किया, पर जब ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ में हो भी जाता है तो भी क्या होता है कि जो एक्चुअल पोजीशन है और जो कैश की जो मतलब पोजीशन है वो हो सकता है कि डिफरेंट हो, तो उसको बुक्स में बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, an adjustment in the books of accounts of the SSC and its AE to reflect the actual allocation of profits consistent with the transfer pricing. So that is basically secondary adjustment. क्योंकि प्राइमरी एडजस्टमेंट में आप एएलपी में ट्रांजेक्शन तो कर लेते हैं, बट साहब एएलपी में ट्रांजेक्शन हो जाने के बावजूद जो एक्चुअल प्रॉफिट्स और जो बुक्स में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है दोनों में डिफरेंस हो सकता है, तो उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता है। अच्छा, secondary adjustment shall be made when the primary adjustment to transfer pricing has been made suo motu by the assessee in the ITR, ये भी सही है, has been made by the assessing officer but it was not accepted, नहीं, अगर accept कर लेता है assessee तो ही it has been determined by TPO, ये भी सही नहीं है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 1। जब असेसिंग ऑफिसर जो असेसी खुद से ही सुओ मोटो ही उसको अपने ITR में शो कर देता है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा। अच्छा, इन द केस ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट व्हेन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज डिनोमिनेटेड इन आईएनआर, तो अगर साहब ट्रांजैक्शन अगर आईएनआर में डिनोमिनेटेड है तो इसके लिए जो आप इंटरेस्ट रेट लेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम, इसके लिए इंटरेस्ट रेट क्या होगा? एसबीआई का लेंडिंग रेट एज ऑन 1 अप्रैल प्लस 325 बेसिस पॉइंट, मतलब 3.25%। तो एसबीआई का 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, तो 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग फंड ऑफ एसबीआई एज ऑन 1 अप्रैल प्लस 3.25। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? अच्छा, बट अगर ट्रांजेक्शन ये कब है? जब ये आईएनआर में डिनोमिनेटेड है। बट अगर ट्रांजेक्शन अगर आईएनआर में डिनोमिनेटेड नहीं है, मतलब अगर किसी फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा लाइबोर एज ऑन सितंबर 30 प्लस 300 बेसिस पॉइंट, तो लाइबोर एज ऑन 30 सितंबर प्लस 3%। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 2। अच्छा, एपीए का जो वैलिडिटी पीरियड होता है डियर, वो मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 1। अच्छा,
The CBDT may declare advance pricing agreement to be void ab initio with the approval of central government। अच्छा, जो एपीए होता है डियर, उसको void ab initio कब डिक्लेयर किया जा सकता है? जब ये पता चले कि आपने जो एपीए ऑब्टेन किया है वो आपने फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के थ्रू किया है। तो अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रीड कराना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको रीड करा देता हूँ। पेज नंबर क्या है? अच्छा, पेज नंबर 60। अच्छा, देखेंगे the board मतलब CBDT may with the prior approval of CG by an order declare an agreement to be void ab initio if it finds that the agreement has been obtained by fraud or misrepresentation of fact। तो अगर कोई अग्रीमेंट, अगर आपने कोई एपीए लिया, ऑब्टेन किया है बाय द वे ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, इस केस में जो एपीए डियर ये वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया जा सकता है बाय सीबीडीटी। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। द प्री फाइलिंग कंसल्टेशन, डियर फ्रेंड्स, एपीए में एंटर करने से पहले आप ना प्री फाइलिंग कंसल्टेशन के लिए जा सकते हैं। प्री फाइलिंग कंसल्टेशन इज नॉट मैंडेटरी, ये ऑप्शनल होता है। आप चाहे तो प्री फाइलिंग कंसल्टेशन में जाएं, चाहे तो ना जाएं। और अगर आपने लेट से प्री फाइलिंग कंसल्टेशन ऑब्टेन कर लिया, प्री फाइलिंग कंसल्टेशन में बेसिकली आपका जो इशू है, डिपार्टमेंट के लोग उस इशू को समझते हैं और आपको एक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन रिकमेंड करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एपीए करना ही चाहिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एपीए करना ही चाहिए। तो प्री फाइलिंग कंसल्टेशन में आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका जो इशू है, क्या उसको रिजॉल्व करने के लिए एपीए इज मस्ट, क्या आपका इशू बिना एपीए के रिजॉल्व नहीं हो सकता। तो प्री फाइलिंग कंसल्टेशन इज ऑप्शनल, और अगर आपने प्री फाइलिंग कंसल्टेशन कर लिया, इट डज नॉट मीन कि आपको एपीए में एंटर होना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, शैल नॉट बाइंड द सीबीडीटी, ये बात भी सही है, टू इनिशिएट एपीए। और अच्छा, शैल बी डीम्ड टू इम्प्लाई, नहीं, प्री फाइलिंग कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं कि आपने एपीए के लिए अप्लाई कर दिया। और ऑप्शनल है ये, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बोथ ए एंड सी। अच्छा, एज पर सेक्शन 92 CD मॉडिफाइड रिटर्न आपको विद इन 3 मंथ फाइल करना पड़ता है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन व्हिच एपीए वाज एंटर्ड। तो मॉडिफाइड रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ्स। ध्यान दीजिएगा, राम लिमिटेड कोलकाता हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 100 करोड़ ओमिटेड टू फर्निश अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92। ये आपको यहाँ पे टीपी ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करना पड़ता है। अगर आप टीपी ऑडिट रिपोर्ट को साफ टाइम से फर्निश नहीं करते तो सेक्शन 271 बीए बोलता है 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। तो पेनल्टी 1 लाख रुपए की लग जाएगी सेक्शन 271 बीए के हिसाब से। अच्छा, गार स्टैंड्स फॉर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। अच्छा, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। अब आपको ये एमसीक्यू देख के बड़ी हंसी आएगी, बट साहब एग्जाम में ना आप इसको जनरल की जगह गवर्नमेंट लिख कर आ जाएंगे। ठीक बात है, तो गवर्नमेंट एंटी अवॉइडेंस रूल नहीं है साहब, ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है। अच्छा, टैक्स हेवन वो प्लेस होता है जहां पे टैक्स रेट्स आर्टिफिशियली बहुत कम इसलिए रखे जाते हैं ताकि दुनिया भर से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लेकर आई जाए। टैक्स रेट्स आर वेरी लो। अच्छा, और देयर इज नो टैक्स ऑन इनकम। अच्छा, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है? 4। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टैक्स हेवन में जरूरी नहीं है कि टैक्स रेट होगा ही होगा। बहुत बार तो होता है कि टैक्स रेट होता ही नहीं है, या फिर अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। तो 3 से या 2 से ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है? 4। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एमसीक्यू नंबर 96, इन द असेसमेंट ऑफ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड देयर वाज एन इंक्रीज इन इनकम बाय द वे ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस एडजस्टमेंट ऑफ 200 लाख, मतलब 200 लाख रुपए से इनकम बढ़ गई, तो इसको आप नाम देते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। अच्छा, द असेसी डिसाइड्स टू पे एडिशनल इनकम टैक्स। डियर ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी एडजस्टमेंट जब आपका होता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि प्राइमरी एडजस्टमेंट का जो अमाउंट है आप उसको रिपैट्रिएट कर लें विद इन द गिवन टाइम लिमिट। अगर आप उसको रिपैट्रिएट नहीं करते तो वो डीम्ड लोन माना जाएगा और आपको हर साल आपके इनकम में, आपको अपने इनकम में आपका इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होगा नॉशनल बेसिस पे, या आप एडिशनल इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। तो अगर आप एडिशनल इनकम टैक्स पे करना चाहते हैं साहब तो 18% प्लस 12% का सरचार्ज प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 18 प्लस 12% प्लस 4% बोले तो 20.9664% से आपको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा रीड करा देता हूँ, पेज नंबर 39। अच्छा, तो देखेंगे मेरे साथ साथ ऑप्शन 2 पे एडिशनल इनकम टैक्स। ये एडिशनल इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 18% प्लस मैंडेटरी 12% का सरचार्ज और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से। तो इफेक्टिव रेट कितना आता है? 20.9664%। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 15,000 रुपीज अराइजिंग इन कंट्री बी विद विच इंडिया हैज DTAA हैज बीन टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कबीर
एज वेल एज मिस यामिनी। अच्छा, तो इसका मतलब 15,000 रुपए दो अलग अलग देशों में दो अलग अलग लोगों के हैंड में टैक्स हुए हैं। एक हुए हैं इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कबीर, और वही 15,000 रुपए टैक्स हुआ है इन द हैंड्स ऑफ मिसेस कामिनी। अच्छा, दिस इज एन इंस्टेंस ऑलरेडी। अब ध्यान दीजिएगा, दो तरीके के डबल टैक्सेशन होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, एक होता है जूरिडिकल डबल टैक्सेशन। अगर दो अलग अलग लोकेशंस में, अगर दो अलग अलग मतलब देशों में सेम इनकम सेम व्यक्ति के हैंड में टैक्स हो रही है, अगर दो अलग अलग देशों में सेम इनकम सेम पर्सन के एंड में टैक्स हो रही है, दैट इज जूरिडिकल डबल टैक्सेशन। बट अगर सेम इनकम दो अलग अलग पर्सन्स के हैंड में टैक्स हो रही है, दैट इज इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पे अलग अलग पर्सन्स के हैंड में ये इनकम टैक्स हो रही है, कबीर और यामिनी। तो यहाँ पे तो साहब यहाँ पे ये क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे ये जुरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन या फिर जूरिडिकल डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो कट गया, तो रहेगा ये इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को डील करने के लिए म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर होता है। अच्छा, तो म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। तो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर ये नहीं होगा। अच्छा, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन शुड नॉट बी अप्लाइड इन अ केस वेयर। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा साहब, टीपीए ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब टीपी के प्रोविजंस कब अप्लाई नहीं होते, यदि टीपी के प्रोविजंस को अप्लाई करने की वजह से इंडिया में जो इनकम आ रही है वो कम हो जाती है, इंडिया में जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं, इंडिया में जो टैक्स पेबल है वो कम हो जाता है, इंडिया में जो रिफंड है वो बढ़ जाता है। तो अगर इस वजह अगर टीपी के प्रोविजंस की वजह से इंडिया का नुकसान हो रहा है, चाहे इनकम कम हो रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, टैक्स पेबल कम हो रहा है, रिफंड बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम टीपीए अप्लाई नहीं करते, मतलब टीपीए के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते। अच्छा, तो रिड्यूसिंग द टैक्स पेबल इन इंडिया, हाँ सर। इंक्रीजिंग द टैक्स पेबल नहीं, इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर, हाँ। तो ये दो ऐसे केसेस है जहां पे टीपी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे, तो बोथ ही एनसी। अच्छा, तो डियर हमने बहुत क्विकली आपके साथ ये एमसीक्यूज देखे हैं। ज्यादातर एमसीक्यूज जो थे वो उसमें कोई बहुत ज्यादा जान नहीं थी, बट एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं जैसे कि आपको पता है बहुत अच्छे एमसीक्यूज आते हैं। तो एनी हाउ हमने आपके साथ सीएमए इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू बैंक के सारे एमसीक्यूज आपके साथ हमने कवर कर लिए हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। तो जरूर से इससे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें डियर, और हमने अमेंडमेंट वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दिया है, उसको भी जरूर से देखें। सबको बाय।